हेलो डियर्स बैडी स्टोरी शुरू करते हैं। एक शख्स जो आम हंटर था, जो अपनी मेहनत से दुनिया और खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसे एक भयानक डीमन से टकरा दिया। उसके सामने सब कुछ खत्म हो गया, उसके साथी, उसके सपने, उसकी जिंदगी। वो पूरी तरह हताश था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर किसी को एक मौका देती है, और जब उसे वो मौका मिला तब जन्म हुआ डिमोनिक किंग का। अंधेरे वॉइड स्पेस में हवा पूरी तरह स्टेडी थी। बाई यी अब भी उन काली चेन्स में बंधा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। सामने खड़ा बेल्फिगर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने हल्की आवाज में कहा, तुम सिर्फ मरे नहीं हो बाई यी, तुम अभी भी उसी तरह एग्जिस्ट कर रहे हो जैसे मैं। बाई यी की आंखें सिकुड़ गईं। तुम क्या कहना चाहते हो? बेल्फिगर ने हाथ फैलाया और चारों तरफ की एलिमेंटल फ्लेम्स और तेज हो गईं। फायर, लाइटनिंग, आइस और वॉइड एनर्जी एक साथ घूमने लगी। वो बोला, इस जगह को समझो, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये मेरी सोल का एक्सटेंशन है। उसकी मुस्कान थोड़ी और शार्प हो गई। और तुम अब नॉर्मल ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आते। बाई यी चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वो डेथ वाला मोमेंट याद कर रहा था, स्क्वाड का मैसेकर। ब्लैक क्लोक वाला ट्रेटर .BELPHEGOR धीरे धीरे आगे आया। मुझे तुमसे फाइट नहीं चाहिए, उसने कहा, मुझे एक चीज चाहिए, ट्रूथ। बाई यी ने सख्त आवाज में पूछा, किस चीज का ट्रूथ? बेल्फिगर की आंखों में पहली बार सीरियस चमक आई, उस ब्लैक क्लोक वाले ट्रेटर का और उस सिस्टम का जो तुम्हारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वॉइड स्पेस हल्का सा हिल गया, जैसे नाम लेते ही रियलिटी डिस्टर्ब हो गई हो। बेल्फिगर ने आगे कहा, तुम अकेले नहीं हो जो रीसेट पॉइंट पर पहुंच चुके हो। बाई यी वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर भी अब एक पॉसिबिलिटी है टाइम को तोड़ने की। चेन्स हल्की सी क्रैक करने लगी। बाई यी के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बेल्फिगर का डील एक्सेप्ट करे, या फिर इस वॉइड से निकलकर उसी ब्लडी ट्रूथ में वापस लौट जाए जहां उसकी पूरी टीम मर चुकी थी। अंधेरे वॉइड में बेल्फिगर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने शांत आवाज में कहा, हर पावर की कीमत होती है, और टाइम रिवर्सल की कीमत सबसे भारी होती है। बाई यी का हाथ उस बीटिंग कोर के पास रुक गया। वो कोर इतनी इंटेंस एनर्जी दे रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, रिवेंज। तभी वही फैमिलियर वॉइस फिर से सुनाई दी, बाई यी। इस बार आवाज क्लियर थी, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। बाई यी स्लोली पीछे मुड़ा। अंधेरे में एक शैडो खड़ी थी, ब्लरी लेकिन समहाउ बहुत फेमिलियर। बेल्फिगर हल्का सा हंसा, इंटरेस्टिंग, लगता है तुम्हारा पास्ट भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो शैडो धीरे धीरे आगे आई। वॉइड स्पेस में चेन्स हल्का सा रिएक्ट करने लगी, जैसे वो उसे पहचान रही हो। उसने फिर कहा, तुम सच में ये डील एक्सेप्ट करोगे? बाई यी साइलेंट रहा। उसके सामने अब सिर्फ पावर नहीं थी, बल्कि एक डेंजरस चॉइस थी। बेल्फिगर ने कोर की तरफ इशारा किया और बोला, ये तुम्हें टाइम में पीछे भेज सकता है, सब कुछ बदलने का चांस। फिर उसकी आंखें थोड़ी शार्प हुईं, लेकिन याद रखो, पास्ट बदलने का मतलब है तुम खुद भी बदल जाओगे। वॉइड पूरी तरह शांत हो गया। अब सवाल सिंपल था, बाई यी रिवेंज चुनेगा या ट्रूथ, या फिर अपनी ह्यूमैनिटी खो देगा? बाई यी, अब उठो। फिर धड़ाम, टेबल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। साल 2005, होली रिवर वासल स्टेट, अवेकेंड एकेडमी का मिडिल स्कूल डिवीजन। एक टीचर जिसकी बॉडी अट्रैक्टिव थी, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल, जोर से चिल्लाई, हे बाई, अभी उठो। बाई अचानक उठ गया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल बहुत तेज धड़कने लगा। वो पूरी तरह शॉक में था कि वो सच में वापस आ चुका है। घबराकर उसने अपने हाथ देखे, सांसें तेज हो गईं। उसे अपने अंदर असली जिंदगी महसूस हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, पूरा कंफ्यूज था। मैं सच में टाइम में वापस आ गया हूं? टीचर ने गुस्से में पीछे की तरफ इशारा किया, बाई तुम हमेशा क्लास में मस्ती करते हो, लेकिन आफ्टरनून ट्रांसफर लेक्चर में सो गए। अभी पीछे जाओ और खड़े हो जाओ। डांट खाने के बाद बाई थोड़ा होश में आया। उसने टीचर को देखा और बोल दिया, मिस हुआंग। तभी उसके अंदर अचानक एक्साइटमेंट आ गई। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया, मुंह खुला रह गया। मैं वापस आ गया, मिडिल स्कूल में। वो धीरे धीरे पीछे चला गया। उसका दिमाग पूरी तरह फास्ट चल रहा था। मैं सच में रीइंकार्नेट हो गया हूँ बेल्फिगर की वजह से? वो पीछे खड़ा होकर पूरी क्लास को देखने लगा। सब स्टूडेंट्स बहुत नॉर्मल और छोटे लग रहे थे। उसे बहुत वियर्ड लग रहा था, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें उसने 20 साल पहले देखा था। टीचर ने फिर से अटेंशन खींचा और टेबल पर पेपर्स रख दिए। अब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। फिर उसने समझाया, इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, लाइटनिंग, क्लाउड, कोर और स्टार। बाई ध्यान से सुनने लगा। अब वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि फ्यूचर नॉलेज वाले इंसान की तरह देख रहा था। टीचर ने हाथ उठाया, उसके हाथ में नीली एनर्जी बनने लगी। मैं क्लाउड एलिमेंट यूजर हूँ। पीछे होलोग्राम जैसा सिस्टम चार्ट दिखा रहा था, जिसमें सारे एलिमेंट्स और सिस्टम फैक्शंस एक्सप्लेन हो रहे थे। सब कुछ को 3 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कॉम्बैट टाइप्स, यूटिलिटी टाइप्स और स्पेशल टाइप्स। क्योंकि ये 5 बेसिक एलिमेंट्स टोटली अलग अलग इंडिविजुअल रोल्स के साथ कंबाइन होते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी वैरायटी क्रिएट होती है, जो कई कंप्लीटली अलग कैरेक्टर क्लासेस बनाती है। उसकी वॉइस प्राइड से भर जाती है जब वो सबसे लेजेंडरी टीम फॉर्मेशंस के बारे में बात करती है। हमारे स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड लिटरली एक स्टार मेज, एक क्लाउड वॉरियर, एक कोर चैंटर और एक बहुत ही डेडली लाइटनिंग असैसिन से बना हुआ है। वो अपनी वॉइस को सॉफ्ट करती है
और स्टूडेंट्स के रूम को स्कैन करती है। उसे पता है कि ये किड्स बाहर के टेंस ऑफ थाउजेंड्स नॉर्मल लोगों से अलग स्टैंड आउट कर सकते हैं एज पीपल जिनके पास रॉ पोटेंशियल है ट्रू पावर अवेकन करने का। वो ऑलरेडी बहुत आगे हैं, बचपन से फ्लावर्स और कॉन्स्टेंट अपलॉज के बीच ग्रो हुए, यंग और टैलेंटेड। लेकिन फिर उसका टोन अचानक ड्रॉप हो जाता है और वो उन्हें एक हर्ष रियलिटी से हिट करती है। आज उनकी लाइफ का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। अभी नियरली 100 नॉन अवेकेंड क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। एक ह्यूज पिरामिड चार्ट स्क्रीन पर उनके सामने फ्लैश होता है। क्लासेस लोएस्ट से हाईएस्ट तक 5 क्वालिटीज के अक्रॉस रैंक होती हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो और गोल्ड। मिस हुआंग करीब लीन करती है, उसकी आईज पूरी तरह लॉक्ड हैं। उसकी शार्प गेज रूम के हर सिंगल स्टूडेंट को पियर्स करती है। पूरा क्लास डेड साइलेंट हो जाता है। हवा में टेंशन सडनली सफोकेटिंग हो जाती है। तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलता है क्लास अवेकन करने का। एक स्टूडेंट अपनी फिस्ट्स को पूरे एंजाइटी में टाइटली क्लेंच्ड करता है जब वो आगे बोलती रहती है, आज आफ्टरनून एग्जैक्ट मोमेंट जब उनकी क्लास लॉक होगी, बाई यी को यहाँ देखो। वो बस वहां खड़ा है, बिल्कुल काम, ऐसी मैच्योरिटी कैरी करते हुए जैसे उसने पहले ही लाइफ और डेथ दोनों देख ली हो। मीनवाइल टीचर वो हैवी ट्रूथ बोल देती है। घुटनों के बल बैठकर वो कंपेंसेशन के लिए पैसे देता है। दोनों हाथों से हकलाते हुए वो एक डेस्परेट अपॉलॉजी करता है। बुली उस पैसे के गड्डी को छीन लेता है और पूरी जीत के भाव से मुस्कुरा देता है। वो ताना मारता है कि ये तो और भी अच्छा है। दूर खड़ा बाई चुपचाप ये सब देखता है और अपनी आंखें सोच में सिकोड़ लेता है। अपनी पिछली जिंदगी में ये आदमी लगातार अपने क्लासमेट्स को परेशान करता था। बाई अपने हाथ पीछे रखकर इस पूरे ग्रुप को शांत मन से जज करता है, पूरी तरह डरपोक लोग। वो लड़का लगता है जैसे उसमें कुछ स्टार हीरो जैसी जीन है। उसे ड्रामा करना बहुत पसंद है। तभी अचानक मिस हुआंग वहां आ जाती है, बहुत ही प्रभावशाली अंदाज में। वो जोर से चिल्लाती है और होंग को रुकने का आदेश देती है। उसकी आंखें बिल्कुल तेज चाकू जैसी हो जाती हैं और वो स्कूल बुली से गुस्से में सवाल करती है, ये स्कूल है, क्या तुम यहाँ रॉबरी करने आए हो? लेकिन होंग बिल्कुल नहीं डरता। वो ठुड्डी उठाकर पैसे को कैजुअली हवा में हिलाता है। वो कहता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था और उनसे टकरा गया। माहौल तुरंत बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, उसके स्नीकर्स सीधे टीचर के हील्स के सामने। वो बहुत करीब जाकर मिस हुआंग के सामने खड़ा हो जाता है और एक बदमाश जैसी मुस्कान देता है। अपने दोस्तों के लिए मिल्क टी खरीद देना ही काफी है ना? फिर वो उसके कान के पास झुककर बहुत घमंडी आवाज में धमकी देता है, अगर तुम अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करने आई हो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी पसंद न करता तो मैं तुम्हें इस स्कूल से कब का निकाल चुका होता। लेकिन मिस हुआंग उसे पूरी तरह इग्नोर करके उस चश्मे वाले बच्चे को उठाकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। गैंग इसका फायदा उठाकर आगे बढ़ जाती है और हंसते हुए वहां से निकलने लगती है। लीडर हाथ हिलाकर कहता है, ठीक है चलो छोड़ देते हैं, टीचर के रिस्पेक्ट में। और वे लोग घमंडी तरीके से बाई यी के पास से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वो ठग अचानक रुक जाता है। उसे एक ऐसी ठंडी नजर महसूस होती है जैसे किसी ने हजारों मौतें देखी हों। उस डरावनी नजर के नीचे वो सच में हिल जाता है। उसके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं। फिर वो खुद को संभाल कर गुस्से में कहता है, क्या देख रहा है? वो बाई यी को धक्का देता है और आदेश देता है, हट, और वहां से चला जाता है। जाते जाते वो ताना मारता है कि वो वापस आकर उन्हें गिरते हुए देखेगा। पीछे वो लड़का अपना गर्दन पकड़कर माफी मांगता है। मिस हुआंग उसे फर्मली कहती है, ये तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। ये दिल को छू लेने वाला सीन देखकर बाई खुद हल्की मुस्कान देता है। मिस हुआंग हमेशा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। जब वो पहली बार अवेकेंड हुआ था तब उसने उसकी बहुत मदद की थी। अचानक इंटर.com तेज आवाज में बज उठता है। मिस हुआंग जल्दी से पूरे ग्रुप को अपने पास बुला लेती है। अब ऑफिशियली उनका अवेकनिंग रूम में जाने का टाइम आ चुका है। उन्हें एक मैसिव बिल्डिंग के अंदर ले जाते हुए वो पीछे मुड़कर एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है, सब याद रखो, जैसे ही अवेकनिंग शुरू होगी तुम्हें अपनी सैनिटी को बचाने के लिए लड़ना होगा, वरना गंभीर चोट लग सकती है। उस बड़े क्राउड के साथ अंदर चलते हुए बाई यी को अपनी पिछली जिंदगी की यादें फ्लड की तरह आने लगती हैं। वह खुद से बुदबुदाता है। यहाँ अवेकनिंग के 2 अलग रास्ते होते हैं। पहला है नेचुरल अवेकनिंग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो बुली होंग चांगशेंग था। याद करते हुए उसे पता चलता है कि ये टाइप यूजुअली उन लोगों में होता है जिनके पास बेहद इंसेन नेचुरल टैलेंट होता है। उनके बॉडी अपने आप अवेकन हो जाते हैं। एक्सट्रीम और ओवरवेलमिंग इमोशन के मोमेंट में वो लोग ऑटोमेटिकली उस लाइन को क्रॉस करके सेक्रेड टेस्टिंग जोन में एंटर कर जाते हैं। दूसरा तरीका है ऑफिशियल अवेकनिंग स्पेस के जरिए। उसके सामने का सीन बिल्कुल मैजिक जैसा है। एक क्लासमेट ग्लोइंग एनर्जी के बीच खड़ा है, चारों तरफ ब्रिलियंट कलर्स फैल रहे हैं। ये मशीन मॉडर्न साइंस की पीक है। इस वाइल्ड स्पेस में कदम रखते
देखते ही ह्यूमन इमोशंस और एड्रेनलिन लेवल्स एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। वो स्टूडेंट अपने चेस्ट को पकड़कर दर्द में चिल्लाता है। ये एक्सप्लोसिव प्रोसेस बहुत इंटेंस होता है, जो हिडन पोटेंशियल वाले लोगों को फोर्स करता है कि वे अवेकन हो जाएं। धीरे धीरे ब्राइट लाइट कम हो जाती है, एक सिस्टम स्क्रीन फ्लैश होती है और अनाउंस करती है, न्यूक्लियर मेज क्लास। बाय ध्यान से देखता है, क्योंकि हर किसी को सिर्फ एक ही चांस मिलता है, इसलिए रिजल्ट्स पूरी तरह रैंडम होते हैं। थका हुआ स्टूडेंट बाहर लड़खड़ाते हुए आता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है। हा, मुझे रेयर ब्लू टियर क्लास मिला है। मिस हुआंग अप्रूविंग नॉट देती है। बुरा नहीं है, जल्दी जाकर आराम करो, तुम बहुत थक गए होगे। लाइन में पेशेंटली खड़ा बाई सोचता है, ये अवेकनिंग टेस्ट असल में अपनी डेस्टिनी बदलने का एकमात्र मौका है। तभी मिस हुआंग बाई यी का नाम पुकारती है। अब उसका हिस्टोरिक मोमेंट आ चुका है। बाई यी कैजुअली हाथ पॉकेट्स में डालकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक कोल्ड कॉन्फिडेंस है, जैसे वो पूरे गेम को ही पलटने वाला हो। अवेकनिंग रूम के बाहर मिस हुआंग आर्म्स क्रॉस करके उसे घूरती है। इसे सीरियसली लेना, क्लास में जैसा बिहेव करता है वैसा मत करना, पूरी तरह फोकस रहना, समझे? लेकिन अंदर जो लड़का है वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक हार्डेंड वेटरन है। उसके चेहरे का आधा हिस्सा शैडो में है और वो शांत आवाज में जवाब देता है, समझ गया। जैसे ही वो चैम्बर के अंदर कदम रखता है, उसकी पिछली जिंदगी की धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह पहले ई रैंक न्यूक्लियर वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ था, एक बेसिक ग्रीन टियर क्लास, जिसकी वजह से वह बहुत आसानी से बुलिंग का शिकार बन गया था। उसके पावरफुल फ्यूचर सेल्फ की चमकदार छवि उसके दिमाग में फ्लैश होती है। वो सोचता है, एक दिन जब वो एस रैंक तक पहुंचेगा, तब वो अपनी सबसे रेयर फॉर्म अनलॉक करेगा। जीरो ग्रेविटी में तैरते हुए पूरी तरह से ग्लोइंग और कलरफुल फ्रैगमेंट्स से घिरे हुए वो अपने हालात को ध्यान से समझता है। उसके शरीर में होना चाहिए था न्यूक्लियर एलिमेंट। तो इस बार आखिर कौन सा इंसेन क्लास अवेकन होने वाला है? अचानक उसके चारों तरफ ग्रीन एनर्जी की धाराएं घूमने लगती हैं। उसका चेहरा टेंस हो जाता है, पूरी तरह फोकस्ड, बड़े रिवील का इंतजार करते हुए। लेकिन तभी मशीनें अचानक ग्लिच करने लगती हैं, पूरी तरह कैओटिक फ्लैशेस के साथ। मैं स्क्रीन पर एक बड़ा सा ब्राइट रेड वार्निंग पॉपअप होता है। अवेकनिंग सिस्टम में क्रिटिकल एरर डिटेक्ट हुआ है। ठंडा पसीना उसके चेहरे पर आ जाता है। हैरान होकर बाई अपने चेस्ट को पकड़ता है, जो पूरे लाइट से चमक रहा है। सिस्टम अलार्म बजाता है, 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिटेक्टेड। वो दांत पीसता है, उस बेहद दर्दनाक और बर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन को सहता है जो उसके अंदर गहराई में हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर के अंदर की जलन अचानक और तेज हो जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां तेज गोल्डन लाइट से चमक उठती हैं। एक साफ चाइम बजता है और साथ में अल्टीमेट नोटिफिकेशन आता है, अनलिमिटेड अवेकनिंग सिस्टम ऑफिशियली ऑनलाइन। उसके सामने एक पावरफुल स्टेटस बोर्ड खुल जाता है, जिसमें पूरी तरह खाली एनर्जी बर्स्ट दिखते हैं। सिस्टम नियम समझाता है, क्योंकि उसके शरीर में मिरेकल तरीके से 5 अलग अलग एलिमेंटल एफिनिटीज हैं, इसलिए उसका स्टार्टिंग क्लास किसी भी एलिमेंट का कोई भी जॉब हो सकता है। और इसके साथ एक बेहद ओवर पावर्ड प्रिविलेज मिलता है। आगे चलकर जब वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करेगा, तो वो उस एलिमेंट से नया रैंडम क्लास अनलॉक कर सकता है या अपना करंट क्लास अपग्रेड कर सकता है। बाई का जॉब पूरे डिसबिलीफ में गिर जाता है। मतलब क्या? एलिमेंट्स को कलेक्ट करना? वो जल्दी से इस माइंड ब्लोइंग जानकारी को जोड़ता है, यानी वो सिर्फ अपना स्टार्टिंग एलिमेंट और क्लास फ्रीली चूज नहीं कर सकता, बल्कि आगे चलकर वो पूरी तरह नए क्लासेस भी स्टैक कर सकता है। उसके दिमाग में लेजेंडरी टियर आइकन्स फ्लैश होते हैं और साफ है कि वो अंदर से पूरी तरह एक्साइटेड है। वो ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो और गोल्ड टियर एबिलिटीज अनलॉक कर सकता है, हर एक ट्रेट, यहां तक कि अल्ट्रा रेयर हिडन क्लास भी। तभी डीमन लॉर्ड बेल्फेगोर का विशाल फैंटम वहां प्रकट होता है, रिजल्ट्स लॉक करने के लिए। मतलब ये कि वो सिर्फ अपना स्टार्टिंग क्लास चुन सकता है, आगे के सारे फ्यूचर क्लासेस कंप्लीटली रैंडम होंगे। लेकिन फैंटम थोड़ी मदद देने का फैसला करता है। वो एक घोस्टली हाथ बाई के चेस्ट पर रखता है और रॉ सर्जिंग पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। तुरंत ही एक टेरिफाइंग हाई ऑरा बाहर एक्सप्लोड करता है। अलग अलग फैक्शंस के काउंटलेस एपिक वॉरियर्स के फैंटम्स उसके पीछे प्रकट हो जाते हैं। ये उसके लिमिटलेस अवेकनिंग पोटेंशियल का क्लियर प्रूफ है। रेड और ग्रीन एलिमेंटल लाइट्स उसके चारों ओर वायलेंटली क्लैश और स्पाइरल करते हैं, और तभी सिस्टम आखिरी वार्निंग देता है, अगर ये बेस क्लास चुना गया तो पूरा एलिमेंटल गेज रीसेट हो जाएगा। लेकिन उसका चेहरा वही परफेक्ट स्मर्क। बाई कॉन्फिडेंटली मुस्कुरा देता है। सिस्टम उसे वार्निंग देता रहता है कि सोच समझकर चूज करे। बाहर अवेकनिंग रूम के बाहर बाकी लोग इंपेशेंट हो रहे हैं। वो इतना समय क्यों लगा रहा है? आखिरकार हैवी डोर्स खुलते हैं और बाई कैजुअली बाहर आता है, हाथ पॉकेट में डालकर। कोई चिल्लाता है, वो फाइनली आ गया। मिस हुआंग तुरंत दौड़कर उसके पास आती है, अपने ट्रबल मेकर स्टूडेंट से बहुत हाई होप्स के साथ। वो एक्साइटेड होकर पूछती है कि उसे कौन सा क्लास मिला, और फिर आता है ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस। बाई नीचे देखता है, पूरी तरह ट्रैजिक फेस बनाकर। वो एक साई छोड़ता है और कहता
कहता है कि उसने उसे डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो ये कहता है उसके चेहरे पर एक छोटा सा छुपा हुआ स्मर्क होता है। उसका पूरा शरीर जानबूझकर एक बेहद कमजोर ग्रीन ऑरा से फ्लेयर करता है, पूरी तरह से एक्टिंग। वो दावा करता है कि उसने एक बेसिक कोर वॉरियर ग्रीन टीयर अवेकन किया है, यानी सबसे लो रैंक। मिस हुआंग की चमकदार मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह गहरी निराशा आ जाती है। वो ऑकवर्ड सा गैस्प रोकती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर एक फेक चीयरफुल स्माइल बनाती है ताकि उसे हिम्मत दे सके। वो उसे कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, ग्रीन टीयर अवेकनर्स भी अगर मेहनत करें तो महान बन सकते हैं। दुनिया मेहनत का फल देती है। वो जेंटली उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट करती है। बाई यी ऑकवर्डली कहता है कि उसे उसकी पिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे वो और भी दुखी हो जाती है। वो मान लेती है कि वो अंदर से टूटा हुआ है और उसे समझाने का मौका ही नहीं देती, लगभग उसे वहां से भेज देती है ताकि वो रेस्ट कर सके। अवेकनिंग शरीर पर बहुत भारी पड़ती है, लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा वार्म और शांत होता है तभी एक बेहद अननोइंग हंसी पूरे कमरे का माहौल तोड़ देती है। वो हंसी होंग शियांगशन की होती है, जो अपने ड्रिंक के साथ खड़ा है और लिटरली हंसी से फट रहा है। वो टीचर के पेप टॉक का मजाक उड़ाता है, मेहनत करो और दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड देगी। क्या जोक है। वो सरकास्टिकली हंसते हुए उसकी विजडम को बेकार बताता है। बाई यी ठंडेपन से अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और चुपचाप इस क्लाउन को बोलते रहने देता है, लेकिन उसके अंदर सवाल उठता है, ये अभी इतना यूजलेस और टॉक्सिक गार्बेज क्यों बोल रहा है। मिस हुआंग गुस्से से उसे घूरती है, लेकिन वो ठग चिल्लाता ही रहता है। वो एरोगेंट तरीके से उंगली उठाकर पूरे कमरे की उम्मीदें कुचल देता है। रियल वर्ल्ड तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। वो सीधा बाई यी के सामने आ जाता है और वेनम भरे शब्द फेंकता है, ग्रीन टीयर समाज का सबसे बॉटम गार्बेज है। उसका चेहरा घमंड से विकृत हो जाता है। वो कहता है कि ये दुनिया एक ही नियम पर चलती है, स्ट्रॉन्ग को ही गॉड्स फेवर करते हैं, कमजोर सिर्फ मिट्टी में कुचले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गॉड्स शब्द बोलता है वो एक बड़ी सीमा पार कर जाता है। बाई यी की आंखें तुरंत एक टेरिफाइंग मर्डरस ग्लेयर से जल उठती हैं। मिस हुआंग बीच में आती है, गुस्से से चिल्लाकर उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन होंग बस एक नास्टी मॉकिंग ग्रिन देता है। वो टीचर से कहता है कि वो सच्चाई जानती है, ग्रीन टीयर लूजर्स हमेशा पीछे ही रहेंगे। वो सिर उठाकर घमंडी तरीके से खुद से ही सवाल जवाब करने लगता है, जैसे सबसे बड़ा जर्क हो। फिर वो अपनी कप उठाकर दुनिया की ब्रूटल रियलिटी को टोस्ट करता है। सोसाइटी ऑलरेडी रिग्ड है, न पावर न रिच बैकग्राउंड, कोई फ्यूचर नहीं। वो कहता है कि कमजोर हमेशा नीचे ही रहेगा, किसी फेयरनेस का कोई चांस नहीं। वो अपने आर्म्स फैला देता है और एक डिप्रेसिंग दुनिया का नक्शा खींचता है। एलीट लोग सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं और लगातार और मजबूत होते जाते हैं, कमजोर लोग हमेशा क्रश्ड होते रहते हैं। वो साफ कहता है, ग्रीन टीयर ट्रैश हमेशा डूम्ड है। अवेकन होते ही उनकी डेस्टिनी सील हो जाती है। वो सीधे बाई यी को मॉक करता है, हार्ड वर्क से लाइफ बदलोगे, क्या जोक है। फिर वो टीचर की तरफ देखकर और भी टॉक्सिक बात कहता है, जन्म से ही फ्यूचर तय होता है, ये एकेडमी बस रियल वर्ल्ड का छोटा ब्रूटल वर्जन है। वो और करीब झुककर क्रीपी ग्रिन के साथ टीचर को चैलेंज करता है, क्या ये सच नहीं है। यहाँ तक कि ब्लू टीयर्स भी स्कूल में ही रहकर सिर्फ पैथेटिक फेलियर्स की तरह किताबों को गले लगाते रहते हैं। फिर वो घूमकर बाई यी की तरफ देखता है, जो कैजुअली एक कप बोबा टी पकड़कर खड़ा है। स्कूल बुली स्नीयर करता है, ग्रीन टीयर्स को बस घर चले जाना चाहिए, बेकार में गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो अपना ये अनोइंग भाषण खत्म करता है उसी पल इंस्टेंट कर्मा लगती है। बाई यी का हाथ अचानक उस मिल्क टी पर आयरन ग्रिप से कस जाता है। बिना एक शब्द बोले वह बेरहमी से पूरा ड्रिंक उसके स्मग चेहरे पर फेंक देता है। रुको, क्योंकि ये रिवेंज अब लेजेंडरी होने वाला है। वो लड़का आंखें बंद कर देता है, पूरी तरह स्टन्ड। मिल्क टी उसके चेहरे से भारी बारिश की तरह बहती है और सीधे स्कूल बुली के खुले हुए मुंह में चली जाती है। उसे समझने में पूरा 1 सेकंड लग जाता है कि हुआ क्या है। गुस्से में वो अपना चेहरा पोंछता है, जहां स्वेट और स्वीट टी दोनों मिक्स हो चुके हैं। वो दहाड़ता है, क्या कर रहा है तू। लेकिन उस रेजिंग मैडनेस के बिल्कुल ऑपोजिट बाई यी कामली उस एम्प्टी कप को क्रश कर देता है। उसका चेहरा आइस कोल्ड है और वो नीचे एक रेजर शार्प लाइन, मुझे तेरी आवाज सुनना ही सबसे ज्यादा नफरत है। उसके अंदर पूरे रेज उबल पड़ती है। होंग यांगशेंग का चेहरा पूरी तरह विकृत हो जाता है। वो बदसूरत सा दिखते हुए पागलों की तरह हंसता है। उसकी वेन्स उसकी आर्म्स पर उभर आती हैं। ओह, तू तो अब गया काम से। वो अपना पूरा पर्पल माना चैनल करता है, उसे अपनी फिस्ट के चारों तरफ टाइटली रैप करता है और पागलों की तरह सीधे बाई यी पर झपट पड़ता है। तू कचरे का टुकड़ा है और ये साफ है, ये बहुत बुरा होने वाला है। मिस हुआंग पूरी तरह पैनिक हो जाती है और उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम पैनल लाल रंग में फ्लैश होता है। एनिमी स्किल इनकमिंग, एक डेडली नॉर्मल स्ट्राइक फ्रॉम अ स्टार क्लास असैसिन जो अटैक पावर को भारी
बूस्ट देता है। हवा को चीरते हुए वो बुली एक फेटल ब्लो नीचे की तरफ गिराता है, पूरे किलिंग इंटेंट के साथ, सीधे बाई यी पर। वो दहाड़ता है, तू खुद मौत मांग रहा है, लेकिन उसने गलत ओपोनेंट चुन लिया था। उस मैसिव फिस्ट के नीचे बाई यी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी पुतलियां ब्रिलियंट गोल्डन माना से चमक उठती हैं। भारी प्रेशर के साथ, जैसे कोई फेदर हो, बाई यी एक ब्लाइंडिंग सॉर्ड ऑफ लाइट समन करता है। एक ही ब्लिंक में वो उस ब्रूटल अटैक को एफर्टलेसली ऐसे रोक देता है जैसे वो कुछ भी नहीं था। सिस्टम उसे परफेक्ट ब्लॉक रेट करता है। स्कूल बुली पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें ट्विच करने लगती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि एक ट्रैश टीयर किड ने उसका अटैक कैसे रोक दिया। और ये शॉक धीरे धीरे पूरे एब्सोल्यूट हॉरर में बदल जाता है, क्योंकि उसे एक टेरिफाइंग पावर वेव महसूस होती है जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। फिर एक स्मूथ स्वॉर्ड स्विंग के साथ, ओवरवेलमिंग पावर के साथ, बाई यी काउंटर स्लैश करता है। मैसिव बुली हवा में उड़कर पीछे जा गिरता है, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना। उस ब्लेजिंग ऑरा के नीचे बाई यी की आंखें पूरी तरह कोल्ड हैं। ये उस किंग जैसी नजर है जो डेमंस को मारने का आदी है। स्वॉर्ड की मैसिव पावर हवा को चीरते हुए उसे दूर फेंक देती है, कोर्टयार्ड को पूरी तरह डैमेज करते हुए। वो जमीन पर रैग डॉल की तरह स्किड करता है, पीछे एक बड़ा डस्ट ट्रेल छोड़ता हुआ। पूरा क्राउड शॉक्ड होकर देखता रह जाता है। वो मैसिव शॉक वेव उसके अंदरूनी ऑर्गन्स पर सीधा लगती है। होंग क्यांगशेंग खून का एक बड़ा पडल कॉफ करके निकाल देता है जैसे ही वो लैंड करता है। जो अभी तक इतना एरोगेंट था, अब वो पूरी तरह पूरे एगनी में ट्विस्टेड पड़ा है। उसकी आंखें आधी बंद सी हैं, मुंह से खून लगातार बह रहा है, और वो उस भारी सन्नाटे में पूरी तरह पैथेटिक दिख रहा है। बाई धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड नीचे करता है और कोर्टयार्ड के बीचों बीच सीधा खड़ा हो जाता है। उसके आसपास खड़े छोटे गुंडे लैकीज आपस में धीरे धीरे बुदबुदाने लगते हैं। क्या हुआ? बाई की तेज आंखें अचानक चमक उठती हैं। एक और स्टूडेंट पूरी तरह घबरा जाता है। ये अभी क्या हो गया? अब पूरा स्टूडेंट क्राउड फाइनली होश में आता है। सबके जॉज लिटरली गिर जाते हैं। पूरा माहौल कैओस बन जाता है। अभी क्या हुआ? उसने ये किया कैसे? ये सब हो क्या रहा है? देखो इसे मेरे साथ। बाई यी हल्के से अपनी स्वॉर्ड उठाता है और तभी एक ब्लाइंडिंग वेपन स्टैट पैनल सामने पॉप अप होता है। उसमें लिखा आता है, बेसिक लाइट स्वॉर्ड मास्टरी के साथ 20 अटैक 20 डॉज। वो कामली बोलता है, हाँ मैंने ये क्लास खुद ही चूज किया था। उसके होठों पर एक विकेड एरोगेंट स्मर्क आ जाता है। सच कहूं तो मुझे इसकी आदत है। मैं पिछले 10 साल से यही बिल्ड खेल रहा हूं बच्चों। लेकिन इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी होंग क्यांगशेंग अभी भी जिद में लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है। अपनी क्रश्ड चेस्ट पकड़कर वो एक बिटर और स्पाइटफुल हंसी छोड़ता है। हा, तुझे बस एक हिट डॉज करने की किस्मत मिली है। उसकी हालत बहुत खराब है, फिर भी उसकी पावर की डिल्यूजन कम नहीं हुई है। वो झुककर खड़ा होता है और ग्रॉल करता है, जबकि उसके अंदर से पर्पल माना फिर से एक्सप्लोड होने लगता है। उसका चेहरा ट्विस्टेड हो जाता है और वो चिल्लाता है, मेरा क्लास सुपर रेयर रेड टीयर है। तेरे जैसे लो टीयर कचरे की औकात नहीं कि मेरे जूते भी उठा सके। इसी बीच ट्रेनिंग बेंचेस के पास मिस हुआंग पूरी तरह स्टंड खड़ी है, स्वेटिंग बुलेट्स। वो ध्यान से बाई यी की चमकती हुई बैक को देखती है और खुद से बुदबुदाती है, नहीं वो अभी जो काउंटर हुआ वो सिर्फ लक नहीं हो सकता। एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की शार्प आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो क्वाइटली एनालिसिस करने लगती है। ये क्लियरली पीक फुटवर्क था, वॉरियर क्लास के अलावा किसी और में पॉसिबल नहीं। उसके दिमाग में वो पूरा मोमेंट बार बार रिवाइंड हो रहा है। एक परफेक्ट काउंटर स्ट्राइक। ठीक उस मिलीसेकंड पर जब फेटल डैमेज लगने वाला था, उसने इंस्टेंट शील्ड डालकर उसे कंप्लीटली कैंसिल कर दिया और सिर्फ 0.09 सेकंड्स में ह्यूमन रिएक्शन लिमिट तोड़ते हुए उसने 100% डैमेज वापस अटैकर पर रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? मेरे पुराने मास्टर जिन्होंने डेकेड्स तक ट्रेनिंग की है, वो भी ये प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। एक ठंडी हवा बहती है जिससे उसके बाल हल्के से हिल जाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूजन से भरा हुआ है। एक रूकी जिसने आज ही अवेकन किया है और जिसके पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो ये कैसे कर सकता है? ये सच में ऑलमोस्ट मैजिकल लगता है। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह बाई यी के गॉड लाइक साइड प्रोफाइल पर टिकी हुई हैं और वो अंदर ही अंदर चिल्ला रही है, ये इतनी स्मूथली कैसे कर दिया उसने? लेकिन अब आश्चर्य का समय खत्म हो चुका है। ध्यान से सुनो, क्योंकि स्कूल बुली होंग क्यांगशेंग फिर से अपना दिमाग खो रहा है। वो एक शॉर्ट स्वॉर्ड निकालता है। उसके चारों तरफ माना की वेव्स हिल रही हैं और उसके चेहरे पर एक सैवेज ग्रिन है। अपनी गर्दन धोकर तैयार हो जा मरने के लिए। वो आगे झपटता है, किलिंग इंटेंट से भरा हुआ, और कैजुअली ग्लोइंग स्वॉर्ड पकड़ने वाले लड़के पर दबाव डालता है। तू कचरा है, आज मैं तुझे कुत्ते की तरह रेंगने और भौंकने पर मजबूर कर दूंगा, सबके सामने पागल कुत्ते की तरह। लेकिन इतने इंसेन तानों के बावजूद बाई यी का चेहरा बिल्कुल कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस रहता है। उसकी शार्प गोल्डन आइज कैजुअली उस पर नजर डालती हैं। वो
सोचता है ये बेवकूफ कैसे जान सकते हैं कि उसने ये ट्रैश टीयर क्लास क्यों चुना है। उसके पास ऑब्वियसली एक मास्टर प्लान है। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट थोड़ा ईरी सा स्माइल फैल जाता है। और असली सच ये है कि जन्म के समय से ही तय किया गया भाग्य तुम्हारी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देता है, लाइफ और डेथ तक। बस 10 साल इंतजार करो, तुम लोग खुद समझ जाओगे कि तुम कितने गलत थे। क्यों? क्योंकि उसके पास लिटरली एक गेम हैकिंग स्किल पैनल है। एक ब्राइट ग्रीन सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है जो बहुत प्राउड लग रही है। वेपन से ब्लॉक करने पर 50% डैमेज कैंसिल हो जाता है। परफेक्ट पैरी के साथ 100% चांस की फिजिकल डैमेज वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पूरा स्पेस एक्सप्लोसिव पावर से ऑलमोस्ट फटने जैसा लगता है। आसपास के स्टूडेंट्स डर के मारे नर्वस होकर सलाइवा निगलते हैं, पूरी तरह पैनिक में। रुको, क्या ये दोनों सच में मौत तक लड़ने वाले हैं? पूरा क्राउड पेल पड़ जाता है और पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। अवेकेंड पावर्स के साथ स्कूल में खुलेआम लड़ाई करना सीधे एक्सपल्शन की टिकट है, और ये सब इतने लोगों के सामने हो रहा है। विलन की मैसिव फैमिली बैकग्राउंड भी सामने आ जाता है। एक स्टूडेंट डरते हुए विस्पर करता है, होंग शियांग शेंग से भिड़ना बहुत बड़ी गलती है। उसके पिता एक हाई ऑफिशियल हैं और उसका अंकल डीन है, लेकिन बाई यी के पास कुछ भी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं। उसका 4 आइड फ्रेंड सिर खुजाते हुए बहुत घबरा जाता है। अगर बाई यी इस टॉन्ट में आकर अटैक कर देता है तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर प्लीज कुछ करो और उसे बचाओ। ये पूरा कैओटिक सिचुएशन मिस हुआंग को डीपली फ्राउन करने पर मजबूर कर देता है। वो बहुत स्ट्रेस्ड है कि क्या करे। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं, दिमाग पूरी स्पीड से काम कर रहा है ताकि अपने स्टूडेंट को बचा सके। आखिरकार वो जल्दी से आगे बढ़ती है और दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। वो हाथ उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और अपनी आवाज को जितना हो सके काम रखती है। मेरी बात सुनो तुम दोनों, तुम अभी अभी अवेकन हुए हो। आगे चलकर तुम दोनों भाई जैसे हो जाओगे, साथ में लाइफ और डेथ बैटल्स लड़ोगे। अपनी गर्म खून वाली सोच में आकर सब कुछ बर्बाद मत करो, बस बात कर लेते हैं। लेकिन एक पूरी तरह पागल इंसान को समझाना बेकार था। कियांग शेंग अपना ब्लेड घुमाता है और टीचर की बात को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, क्या मजाक कर रहे हो? इस कुत्ते ने मुझे खुलेआम प्रोवोक किया और तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? उसकी आंखें बाई यी पर गड़ जाती हैं, जिनमें पूरे ईविल और मर्डरस इंटेंट जल रहा है। अगर ये अभी मेरे सामने घुटनों पर गिरकर मेरे जूते चाटे और मुझसे माफी मांगे तब भी बहुत देर हो चुकी है। मुझे इस चुने हुए और एक भिखारी के बीच का फर्क इसके दिमाग में ठोक देना होगा। उसका चेहरा स्क्रीन पर जूम होकर दिखता है, डिस्टॉर्टेड और पूरी तरह इंसेन। वो दांत भींचकर फुसफुसाता है, ये एक एंडलेस एबिस है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, टैक्टिकल साइड पर आते हैं। मिस वोंग गहरी सोच में फ्राउन करती है। अलग अलग क्लास क्वालिटीज के स्ट्रिक्ट टीयर्स का असली कारण स्टैट्स में है। बाई का फ्रैजाइल ग्रीन स्टैट पैनल सामने पॉपअप होता है। वो सीक्रेटली इवैल्यूएट करती है। ग्रीन क्वालिटी का स्टैट मल्टीप्लायर 100% है, यानी जो है वही बेसिक फाउंडेशन है। उसकी आंखों में एक्सट्रीम एंजाइटी चमकती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ब्लू क्लास को 150% बफ मिलता है, लेकिन रेड क्लास वो इंस्टेंट एक्सप्लोड करता है। होंग कियांग शेंग ब्लेजिंग वर्चुअल रेड मैजिक में इरप्ट करता है। उसके स्टैट्स वायलेंटली डबल हो जाते हैं और वो ब्रूटल चमक के साथ 200% सीलिंग तक पहुंच जाता है। उसका विशाल शैडो ऐसा लगता है जैसे बाई यी को पूरी तरह निगल जाएगा। ये रूथलेस ट्रूथ अवेकनिंग के मोमेंट पर ही साफ हो जाता है। रेड सिस्टम के स्टैट्स ने ग्रीन सिस्टम को सीधे डबल पावर से क्रश कर दिया है। ये रॉ पावर का ऐसा गैप है जिसे बंद करना लगभग नामुमकिन है। पीछे नर्डी स्टूडेंट सिर पकड़कर दुख में बड़बड़ाता है, अब खेल खत्म है, पूरी तरह खत्म। अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो हम हारते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कंपेयर करें तो फिर भी हारते हैं। वो अपने आंसू रोकते हुए शिकायत करता है, तुमने उस पागल कुत्ते को प्रोवोक ही क्यों किया? उसके दिमाग में उन डरावने बुलीज की छाया फ्लैश होती है। वो एक बिटर लेसन याद करता है। इस सोसाइटी में सर्वाइवल का सबसे पहला नियम है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। कमजोर इंसान को भारी बूट के नीचे कुचले जाने की तस्वीर उसके दिमाग में आती है, और अगर भाग नहीं सकते तो बस डर कर सह लो। यही उसकी सर्वाइवल फिलॉसफी है। वो 4 आंखों वाला दोस्त ट्रेम्बलिंग हालत में दोनों हाथ जोड़ लेता है, जैसे माफी मांग रहा हो। उसके लिए कावर्ड बनकर बचना ही सही लॉजिक है। उसके सर्वाइवल डिक्शनरी में जान बचाने के लिए पीछे हटना ही सबसे समझदारी है, सामने जाना सबसे बेवकूफी है। लेकिन इसी हेल्पलेस सोच के बिल्कुल उलट वो पूरी तरह पागल हो चुका। होंग कियांग शेंग आगे बढ़ता है और चार्ज कर देता है। उसका ब्लड रेड बफ पैनल वायलेंटली सामने पॉपअप होता है। स्ट्रेंथ 32%, क्रिट रेट 20%, लाइफ स्टील 15%। वो एक्सट्रीम एरोगेंस के साथ दहाड़ता है, तेरे लिए बस एक चीज बची है, मैसिव ह्यूमिलिएशन। माहौल इतना हैवी हो जाता है कि लगता है दिल रुक जाएगा। इस वायलेंट सीन को देखते हुए मिस हुआंग पैनिक हो जाती है। वो आगे बढ़कर अपने स्टूडेंट को पीछे खींचने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, बाई यी सावधान। उसका दिमाग लगातार ऑड्स कैलकुलेट कर रहा है। पैनिक में वो सोचती
होती है। क्या वो सच में ब्लॉक करने वाला है? लेकिन पैरी स्किल बहुत ज्यादा स्टैमिना खा लेता है। उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। होंग च्याओशिंग का अटैक पावर बहुत ज्यादा है और उसकी स्पीड भी बेहद तेज है। वो पहले से ही जीत मानकर सोच लेता है और उसका चेहरा एक सैवेज स्मग स्माइल में बदल जाता है। तू तो गया काम से, देखते हैं तू कैसे बचता है। लेकिन असली बात यह है, इतनी एग्रेशन के जवाब में बाई यी बस हल्की सी एफर्टलेस स्मर्क देता है, एक एरोगेंट और बोन चिलिंग स्माइल। छुपेगा? क्या मजाक है, मुझे तो हाइड शब्द भी नहीं आता। सिस्टम पैनल अचानक एक नया स्किल दिखाता है, हास्टे, स्पीड बूस्ट 50%। एक शॉर्ट बर्स्ट में बाई यी एफर्टलेसली इनकमिंग अटैक को डॉज कर देता है। वो धीरे से बुदबुदाता है, ग्रिम रीपर जैसी आवाज में, मैं छुपूंगा क्यों? बूम, मैजिक इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होता है और स्किल अपग्रेड होकर ब्लिंक बन जाता है। जब हेस्ट 100% तक पहुंचता है तो वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन ट्रिगर कर देता है, सॉलिड ऑब्स्टिकल्स को भी पार करते हुए। बाई यी का शरीर एक बीम ऑफ लाइट में बदल जाता है और वो घोस्ट की तरह स्कूल बुली के बीच से निकल जाता है। होंग च्याओशिंग अचानक कंप्लीटली डम फाउंडेड हो जाता है, उसकी प्यूपिल्स श्रिंक कर जाती हैं। वो शॉक में गैस्प्स करता है। कब से? वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि उसका दिमाग डेटा प्रोसेस कर सके। उससे पहले ही एक टेरिफाइंग प्रेशर उसकी नेक पर गिरता है। उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है, आंखें बुरी तरह कांपने लगती हैं। वो मेरे पीछे कैसे आ गया? वो ऐसा महसूस करता है जैसे उसे भारी इनविजिबल फोर्स से कुचल दिया गया हो। वो मैसिव बुली खून का एक काला फाउंटेन कॉफ करके निकाल देता है। उसका पूरा शरीर एक चॉप्ड ट्री की तरह आगे गिर जाता है। एक बिटर एंड उस बुली के लिए जो अभी तक बहुत बोल रहा था। च्याओशिंग फेस फर्स्ट जमीन पर गिरता है, भारी थुड़ के साथ, जैसे मिट्टी खा रहा हो। बाई यी ठंडेपन से उसका सिर दबाते हुए एक ही शब्द बोलता है, कचरा। रुकते नहीं हुए वो कैजुअली अपना जैकेट ठीक करता है और नीचे पड़े खून से कॉफिंग आदमी को देखकर एक और लाइन छोड़ता है, डस्टबिन में रहने लायक है। पूरा कोर्टयार्ड शॉक में चला जाता है। उसके लैकीज कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं और फुसफुसाते हैं, ये हुआ क्या अभी? नहीं, ऑनेस्टली तो ऐसा लगा जैसे वो खुद ही गिर गया हो। क्या फिसल गया? वो 4-eyed स्टूडेंट हॉरर में अपना मुंह ढक लेता है। उसने खुद ही फेस प्लांट कर लिया। मिस हुआंग पास खड़ी पूरी तरह स्वेट में डूब जाती है और ऑकवर्डली खुद भी एडमिट करती है कि उसने भी क्लियरली कुछ नहीं देखा। इस पूरी क्लूलेस भीड़ के बीच सिर्फ पिंक हेयर्ड क्लास रेप ची लिंग अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखती है, जैसे उसने सब कुछ समझ लिया हो। वो क्वाइटली एनालाइज करती है। जिस मोमेंट होंग च्याओशिंग ने अटैक किया, उसी समय बाई यी ने वॉरियर एक्सक्लूसिव हेस्ट स्किल एक्टिवेट किया, और सिर्फ नॉर्मल नहीं, उसका एडवांस्ड फॉर्म हेस्ट ब्लिंक टेलीपोर्टेशन। बाई के विंड को चीरते हुए जाने का इमेज उसके दिमाग में फ्लैश होता है। वो अंदर से शॉक में सोचती है, उसने इतने छोटे से स्प्लिट सेकंड में आखिर किया क्या? उस बुली के खून उगलते हुए गिरने का ब्रूटल दृश्य देखकर वो लड़की हल्का सा कांप जाती है। सिर्फ एक सिंगल हिट, उसने अपने ओपोनेंट को ऐसे संभाला जैसे कोई गिरता हुआ पंख हो। इस मॉन्स्टर रूकी के लिए एडमिरेशन पूरी तरह एक्सप्लोड कर जाता है। खियाई लिंग पसीना पसीना हो जाती है, हाथ कमर पर रखे हुए पूरी तरह एओए में खड़ी है। बाई यी ने न सिर्फ बेसिक वॉरियर स्किल का हाईएस्ट पॉसिबल लेवल मास्टर किया, बल्कि उसे सीमलेसली एक्चुअल कॉम्बैट में इंटीग्रेट भी कर दिया। इतने इंसेन स्प्लिट सेकंड में भी उसने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कि स्कूल के स्ट्रिक्ट पब्लिक फाइट बन को कैसे ब्रेक न करना पड़े। पूरा कोर्टयार्ड अभी भी पूरी तरह कैओटिक है। ये हो क्या रहा है? आज होंग च्याओशिंग को क्या हो गया है? दूसरा वाला तो अटैक भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाया। कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात है। क्लास रेप लगातार बाई यी की बैक को घूरती है। बाई यी, आखिर तुम हो क्या? लेकिन असली बात यह है कि हमारा मैं कैरेक्टर अभी बिजी है। वो सिस्टम चेक कर रहा है, रिवॉर्ड नोटिफिकेशंस पॉपअप हो रहे हैं, डिंग डिंग। उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स स्टेडली बढ़ते हैं। उसे 50 क्लास एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिटिकली इंजरिंग एक ई रैंक स्टार एट्रीब्यूट, ओपोनेंट से उसे 50 स्टार एलिमेंट पी पॉइंट्स भी मिलते हैं। बाई हल्का सा स्मर्क करता है, जैसा मैंने सोचा था। कम्बैट क्लास यूज करने पर नेचुरली बैटल में एक्सपीरियंस मिलता है और किसी स्पेसिफिक एलिमेंटल ओपोनेंट को हराने पर उसी टाइप के एलिमेंटल पॉइंट्स मिलते हैं। वो सिस्टम के चीप रिवॉर्ड्स को देखकर हल्का सा सिर हिलाता है और साई करता है, लेकिन 50 पॉइंट्स बहुत कम है। लगता है मुझे जल्दी से एक्चुअल डंजन्स में जाकर ग्राइंड करना पड़ेगा। नीचे जमीन पर वो सेंटिपीड जैसा लड़का अभी मरा नहीं है। च्याओशिंग खून उगलते हुए कांपता है और खुद को उठाने की कोशिश करता है। गुस्से में चिल्लाता है, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अपनी हार और ह्यूमिलिएशन से पूरी तरह पागल होकर वो अपनी गिरी हुई शॉर्ट स्वॉर्ड पकड़ लेता है। उसकी वेन्स उभर आती हैं। पूरी तरह दिमाग खोकर वो फिर से ऊपर छलांग लगाता है और इनसेन पर्पल मैजिक इरप्ट करता है बाई यी पर बैकस्टैब करने के लिए। मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन उसी लाइफ और डेथ मोमेंट पर एक भारी और अथॉरिटेटिव आवाज पूरे कैओस को चीर देती है, बस बहुत हुआ। बाई यी हल्का सा पीछे देखता है। अब असली विलन बैकर सामने आ चुका है। अवेकेंड एकेडमी का मिडिल स्कूल डायरेक्टर होंग लियांग खुद सामने आता है, हिपोक्रिटिकल एक्सप्रेशन के साथ, ग्लासेस ठीक करते हुए और चिल्लाते हुए। क्या तुमने अपनी बेइज्जती अभी तक पूरी नहीं कर ली? च्याओशिंग जैसे अपने मास्टर को देखकर खोया हुआ कुत्ता बन जाता है और खाली आंखों से बोलता है, अंकल। बाई यी की आंखें अचानक डार्क हो जाती हैं। उसकी पास्ट लाइफ की सारी यादें फ्लड की तरह वापस आ जाती हैं। ये वही है। डायरेक्टर हाथ हिलाकर गॉसिप
करते स्टूडेंट्स को भगा देता है। आज अवेकनिंग का दिन है, सब लोग थक गए होंगे, यहाँ तमाशा देखना बंद करो, जल्दी जाओ। भीड़ पीछे हट जाती है और जल्दी से फैल जाती है। ये डायरेक्टर है, चलो चलते हैं, वीकेंड है, घर जाकर आराम कर लेते हैं। वो हाथ पीछे करके खड़ा होता है और कंडेसेंडिंग टोन में आदेश देता है, और ध्यान रहे अपनी अवेकेंड क्लासेस प्रॉपरली फैमिली को रिपोर्ट करना। अपने पुराने बिटर एनिमी को देखकर बाई की आंखों में किलिंग इंटेंट तुरंत इग्नाइट हो जाता है। वह उस बूढ़े आदमी को घूरता है और उसके दिमाग में पास्ट लाइफ की मेमोरीज तेजी से रिवाइंड होने लगती हैं। घर डायरेक्टर साइडवेज बाई को घूरता है और एक थ्रेट छोड़ता है, और क्या तुम्हें पता है स्कूल स्ट्रिक्टली फॉरबिड करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मोमेंटरली रीइंकार्नेटेड होने की वजह से बाई का सिस्टम थोड़ा ग्लिच कर रहा है। वो कंप्लीटली ऑफ गार्ड है, रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा, और उसी पल एक अर्थ शैटरिंग मेमोरी फ्लैश होता है रीइंकार्नेटर के दिमाग में। बाई अचानक एक ठंडी सच्चाई से झटका खा जाता है, उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। अगर वो सच में 20 साल पीछे लौट आया है तो इसका मतलब है कि 22 मई 2005 के अवेकनिंग डे पर सब लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन वो और एक बात भी जानता है, आज ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बाई का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो पीछे चिल्लाते हुए एंग्री डायरेक्टर को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो खुद से गुस्से में बुदबुदाता है, शिट, मैं ये कैसे भूल गया। पीछे चिल्लाता हुआ डायरेक्टर अब उसके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी चीज सिर्फ अभी है। बाई अचानक घूमता है, जमीन पर जोर से कदम पटकता है और एक हरिकेन की तरह दौड़ पड़ता है। पूरा कोर्टयार्ड शॉक में फ्रीज हो जाता है, सब बस उसे भागते हुए देखते रह जाते हैं। डायरेक्टर होंग लियांग गुस्से से कांपते हाथ से उसकी तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है, ये लड़का अभी अभी भाग गया। उसका चेहरा गुस्से से पर्पल हो जाता है। वो मिस हुआंग की तरफ घूरता है जो वहीं फ्रोजन और पेल खड़ी है, जैसे किसी को ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो। वो उसके सामने उंगली उठाकर गुस्से में बोलता है, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली कंट्रोल करो, आज की बात मैं इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन आगे ध्यान रखना। उसके दबाव में क्रश्ड होकर मिस हुआंग अपनी लिप काटती है, सिर झुका देती है और बार बार अपॉलॉजी करती है। इसी बीच डायरेक्टर ऑफिस के अंदर सनलाइट ब्लाइंड से होकर अंदर आती है और होंग लियांग के सख्त चेहरे पर पड़ती है। होंग शियांगशेंग वहां नर्वस खड़ा है और अपनी रिपोर्ट दे रहा है। अपनी रिच किड ईगो में भारी चोट महसूस करते हुए वो अपना चेस्ट पकड़ लेता है और गुस्से में दांत पीसता है, शिट, अगर उस लड़के को बस थोड़ी लक नहीं मिलती तो मैं कभी नहीं हारता। लेकिन उसका अंकल डायरेक्टर उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। वो डेस्क पर जोर से हाथ मारता है जिससे पूरा रूम शेक हो जाता है और चिल्लाता है, चुप हो जा। वो अपने ग्लासेस ठीक करता है जिनमें एक डेंजरस चमक आती है। वो लड़के के डिल्यूजन पर सवाल उठाता है, तुझे पता भी है उस लड़के ने असल में किया क्या? जिस सेकंड तुमने उस पर चार्ज किया, एक एक्सपीरियंस्ड वेटरन का दिमाग फाइट को एनालाइज करने लगता है। डायरेक्टर खड़ा हो जाता है और एक भारी टेरिफाइंग प्रेशर पूरे रूम में फैल जाता है। उसने हाई टियर फ्लैश स्टेप स्किल यूज किया। फिर एक ब्रूटल ट्रूथ सामने आता है। उस ओल्डर मैन ने उस गॉड लाइक सॉर्ड स्ट्राइक को पूरी डिटेल में समझाया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने मूव करने से पहले ही तुम्हारे बॉडी का सबसे फेटल वीक पॉइंट ढूंढ लिया था, और फिर एक डेवास्टेटिंग ब्लो से उसने तुम्हारी पूरी डिफेंस तोड़ दी। होंग लियांग अपनी पीठ घुमा लेता है और आवाज नीचे कर देता है, जिसमें पहली बार सच में डर का हिंट होता है। उस पूरे सीक्वेंस में सिर्फ बेसिक वॉरियर स्किल्स थे, लेकिन 15 साल की ब्लड बैथ्स वाली एक्सपीरियंस के बावजूद मैं उन्हें उस परफेक्शन से कभी नहीं जोड़ सकता। वो सबसे ह्यूमिलिएटिंग कंपैरिजन देता है। तुम्हारी लड़ाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई टॉप टियर प्रो गेमर बेसिक मूव से एक एरोगेंट नूब को टॉय कर रहा हो जिसने बस प्रीमियम मैक्स लेवल अकाउंट खरीदा हो। ये पूरी तरह एम्बैरेसिंग था, और जैसे ही दुश्मन उसकी स्किल्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक वार्निंग सीन के साथ बाई की डेस्परेट दौड़ सामने फ्लैश होती है। ये लड़का उतना सिंपल बिल्कुल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पसीने से भीगा हुआ बाई इस समय रेजर शार्प नजरों के साथ आगे बढ़ रहा है। वो अपनी स्पीड को पूरी लिमिट तक पुश करता है और खुद से सोचता है, अगर टाइम वापस जाने के बाद मुझे एक चीज करनी है बदला लेने के अलावा, तो वो यही है। उसके स्नीकर्स पेवमेंट पर रुकते ही स्पार्क्स निकलते हैं। वो जोर से रुकता है और एक पुरानी जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने आ जाता है। वो घुटनों पर हाथ रखकर ऐसा सांस ले रहा है जैसे कोई मर रहा हो। धीरे धीरे वो ऊपर देखता है, उसकी आंखों में रॉ डिटर्मिनेशन भर जाती है, यही है। और उसी पल मेमोरी के दरवाजे खुल जाते हैं। उसके दिमाग में टूटी हुई जमीन पर खून फैल जाता है और एक रूथलेस डीमन की ब्लड रेड शैडो दिखाई देती है। उसकी अपनी सोल की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। एक कमजोर, डर से कांपता हुआ बच्चा पूरी तरह खून से सना हुआ ठंडी जमीन पर गिरा हुआ है। बाई अपने चेहरे को वायलेंटली पकड़ता है, पूरा शरीर कांपता है और वो टूट कर रोने लगता है, अत्यधिक डिस्पेयर में डूबा हुआ। लेकिन वो अचानक उस ट्रैजिक मेमोरी से बाहर आता है। वो अपने होंठ काट लेता है और पूरी ताकत अपनी टांगों में डालकर बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है। उसकी आंखों में फियर्स आग जल रही है। एक वेनमस ओठ उसकी आत्मा में गहराई से कार्व्ड है, अगर मुझे यहाँ मरना भी पड़े तो भी मैं इस ट्रेजेडी को होने से रोकूंगा। उसका फ्रैजाइल ब्लू स्टेटस विंडो पॉपअप होता है जैसे कोई क्रूअल मजाक हो। लेवल 1 न्यूक्लियर वॉरियर। उसके बेस स्टैट्स बिल्कुल गार्बेज हैं, कोई बफ नहीं, कोई एनहांसमेंट नहीं, पूरी तरह पैथेटिक स्थिति। उसके पास सिर्फ 2 स्किल्स हैं, ब्लॉक और स्प्रिंट।
दुश्मन के ग्लोइंग रेड डबल बफ स्टेटस बोर्ड के सामने ये अंतर बिल्कुल इंसेन है। ये लिटरली नाइट और डे जैसा फर्क है। सिर्फ इसे देखकर ही सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन ग्रिम रीपर किसी का इंतजार नहीं करता। फाइनल डेडलाइन क्लियरली दिख रही है, 22 मई 2005 शाम 6:07। घर के अंदर एक शर्टलेस आदमी टीवी में पूरी तरह डूबा हुआ बैठा है। वो बड़े खुले मुंह से हंसता है, बिल्कुल साइकोटिक और डिस्गस्टिंग लग रहा है। हा, कितना इंटरेस्टिंग है। रसोई की तरफ एक शांत महिला अपने बाल बांधकर चुपचाप बर्तन धो रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे मौत खड़ी है। बाई बाहर खिड़की के पास फ्रीज हो जाता है। उसकी शैडो कांच पर पड़ती है और वो अपनी माँ की मेहनत भरी पीठ को देखता है। वो दरवाजा खोल देता है और पूरा क्रीपी माहौल टूट जाता है। शर्टलेस आदमी तुरंत मुड़कर घूरता है और माँ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। टेक्स्ट जैसे पॉपअप होता है, तुम फाइनली घर आ गए। वो सिंपल वर्क यूनिफॉर्म में है और उसकी आवाज बहुत जेंटल और कंफर्टिंग है। आज स्कूल जल्दी खत्म हो गया। इस पल टाइम स्लो हो जाता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। बाई यी उस मुस्कान को 20 साल के दर्द के साथ ब्लैंक होकर देखता है। उसकी नाक जलने लगती है और आंसू रोक नहीं पाता। जो आंसू उसने सालों तक रोके थे अब टूट कर बहने लगते हैं। वो होंठ काटता है। माँ, उसकी माँ का चेहरा बस उसे प्यार से देख रहा है। वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है, दर्द और राहत का पूरा तूफान। वो सच में जिंदा थी। ये सच में एक मिरेकल था। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और आगे बढ़कर वह अपनी माँ से गर्म खाना धीरे से ले लेता है। खुरदरे और मेहनत से सख्त हो चुके उसके हाथों से खाना। तुम्हें और मुझे ये बात अभी समझनी चाहिए। उसकी बेहद मेहनती माँ चिन झाओ असल में बोल नहीं सकती थी। वो खुशी खुशी साइन लैंग्वेज में हाथ हिलाने लगी। उसके चेहरे की नरम मुस्कान प्यार से चमक रही थी। उसके तेज हैंड साइंस कह रहे थे, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा हॉट एंड सावर नूडल सूप बनाई है। बाई ने जल्दी से अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं को दबा लिया। वो कितना हिल चुका था। इसे छुपाते हुए उसने अपनी सबसे चमकदार मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर ला दी और बिल्कुल स्पॉइल्ड बच्चे की तरह बोला, माँ, आज तो मेरा फिश विद पिकल्ड ग्रीन्स खाने का मन था। उसकी अचानक की गई मांग सुनकर उसकी माँ बस गर्म जोशी से मुस्कुरा दी। उसके नरम हाथ फिर तेजी से साइन लैंग्वेज में चले। उसे कल के लिए रहने दो। आज मैंने पहले ही तुम्हारे स्पाइसी नूडल्स बना दिए हैं। लेकिन हमारा मैं कैरेक्टर अपनी सबसे प्यारी पपी डॉग स्माइल दिखाते हुए जिद पर अड़ गया। उसकी आंखें जिद से चमक रही थीं। मुझे आज ही खाना है, चलो अभी मार्केट चलते हैं। माँ बेबस होकर मुस्कुराते हुए आखिर उसकी माँ मान गई। उसके हाथ तेजी से जवाब देने लगे। उसने अपना एप्रन पोंछा और उसके पूरे हाव भाव में माँ का प्यार साफ झलक रहा था। मैं सच में तुमसे जीत नहीं सकती, है ना? जैसे ही बाई ने देखा कि उसकी माँ मान गई है, वो उत्साहित होकर उसके पीछे चल पड़ा। माँ, मैं भी साथ चल रहा हूँ। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही एक भारी शराबी आवाज ने उन्हें रोक दिया। सोफे पर फैला हुआ आदमी ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारी माँ अकेले चली जाए तो भी ठीक है। उसका निकम्मा शराबी बाप बेफिक्री से सोफे पर पड़ा था। वो अपने बेटे को घिन भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आवाज में घमंड टपक रहा था। ओए लड़के, क्या दिक्कत है तुम्हारी? घर आते ही अपने बाप को हेलो तक नहीं बोलता? उसने ठोड़ी ऊपर उठाई और वही सवाल पूछा जिसकी बाई यी को उम्मीद थी। आज तुम्हारा अवेकनिंग डे था, है ना? शराबी आदमी सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। चल जल्दी से अपनी अच्छी खबर बता। जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उसने खुशी खुशी फ्रिज खोला और कुछ बर्फ जैसे ठंडे बियर बॉटल्स निकाल लिए। एक चमकदार लाल स्टेटस विंडो सामने उभरी। बाई लिंगशेंग, लेवल 26, रैंक सी, लाइटनिंग रेजोनेंस वॉरियर क्लास, 400% स्टैट बूस्ट। उसने बियर बॉटल्स हवा में लहराई और जोर से डींग मारते हुए बोला, आज मैं अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म करके घर आया हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हम तुम्हारे रिजल्ट सेलिब्रेट कर सकें। समय खींचने के लिए बाई यी ने सीधा झूठ बोल दिया। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जबकि उसकी काली आंखें और भी गहरी होती जा रही थीं। हम मिस कर गए। आज मेरा अवेकनिंग नहीं हुआ। उसने बेहद आसानी से एक परफेक्ट बहाना बना दिया और पूरी बात अपनी बदकिस्मती पर डाल दी। आज बस मेरी किस्मत खराब थी। अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा चल गया, इसलिए मेरे पास समय खत्म हो गया। लेकिन उसके बाप के इस बात पर यकीन करने का जरा भी इरादा नहीं था। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने फौरन सवाल दाग दिया, तो फिर तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? फिर उसने अपने बड़े से ईगो को सहलाने के लिए पड़ोसियों की बुराई शुरू कर दी। मैंने सुना है बूढ़े लेई का बेटा आज एक रेयर ब्लू टीयर क्लास अवेकन कर गया। वो दोनों हमेशा की तरह बेकार कचरा हैं। उसने जोर से अपनी छाती ठोंकी और अपने पुराने फीके पड़ चुके गौरव का सहारा लेकर बेटे पर दबाव डालने लगा। बाई लिंगशेंग का बेटा उससे भी बेहतर कुछ अवेकन करेगा। तुझे रेड टीयर क्लास मिलनी चाहिए। मेरे समय में मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी मैंने आसानी से सुप्रीम रेड क्लास अवेकन कर ली थी। और ठीक यहीं से फिर वही पुराना गिल्ट ट्रिप शुरू हो गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी भारी आवाज दबाव से भरी हुई थी। मैं अपनी कमर तोड़कर पैसे कमाता हूँ ताकि तुझे खिला सकूं, पढ़ा सकूं। मैंने अपनी पूरी
जिंदगी तेरे बेकार फ्यूचर पर लगा दी। वो और करीब झुक गया। खून जैसी लाल मना औरा अचानक फट पड़ी। पूरे कमरे का माहौल दम घोंटने वाला हो गया। वो दबाव सीधा बाई के गले पर आकर बैठ गया। आखिर तुझे कौन सी क्लास मिली है? पिछली जिंदगी की डरावनी खून से सनी यादें अचानक किसी बुरे सपने की तरह वापस उमड़ पड़ी। उसके बाप की दम घोंट देने वाली लाल मना और बाई की बेहद कमजोर हरी औरा उस तंग और तनाव से भरे कमरे में आपस में टकराने लगी। बाई ने दांत भींच लिए। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने आखिर कहा, मुझे अभी तक। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। शराबी आदमी ने हाथ में पकड़ी भारी बोतल सीधा उसके सिर पर दे मारी। सब कुछ तुरंत धुंधला हो गया। सस्ती शराब की गंध और गर्म खून हर तरफ फैल गया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसका बाप वहीं खड़ा था। उसके हाथ में चमकता हुआ हरा अवेकनिंग क्रिस्टल कसकर पकड़ा हुआ था। वो लड़खड़ाती आवाज में उस हरे रंग के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर वो पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसका चेहरा डरावने गुस्से से मरोड़ खा गया। तू पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई का नाटक सिर्फ इसके लिए करता है? सिर्फ मेरे लिए इतनी घटिया, इतनी बेकार ग्रीन टीयर क्लास अवेकन करने के लिए? क्या तू पूरी तरह निकम्मा है? तू चाहता है कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो? वर्तमान में खड़ा बाई ये सब याद करते हुए बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसके बिखरे हुए बाल पसीने से भीगे हुए थे, जो उसकी गुस्से से जलती आंखों को छुपा रहे थे। यह आदमी एक अवेकेंड हंटर था और यही उसका अपना बाप था। जब उसने उस दर्दनाक याद को फिर से दोहराया तो एक पुराना दृश्य उसकी आंखों के सामने चमक गया। उसका बाप बेरहमी से अपने कमजोर बेटे को पीट रहा था। वह पूरी तरह पागल और हिंसक इंसान था जो अपने उफनते गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं रख सकता था। मौजूदा बाई खुद को गहराई से दोष देने लगा। वह उनकी गर्म रसोई में बिल्कुल जड़ होकर खड़ा था और उस दर्द से भरे दिन को याद कर रहा था। तुम और मैं उस एहसास को समझ सकते हैं। समय बीत चुका था, इसलिए वो लगभग भूल ही गया था कि उस भयानक अवेकनिंग डे पर असल में क्या हुआ था। 22 मई 2005। अपनी पिछली जिंदगी में दबा हुआ सबसे दर्दनाक सच आखिर सामने आ गया। उसका बाप उसके बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था और बार बार उसका सिर डाइनिंग टेबल पर दे मार रहा था। जिस पल उस आदमी को पता चला कि उसका बेटा एक ग्रीन टीयर अवेकेंड है, उसका ईगो चकनाचूर हो गया। खुद को सबके सामने अपमानित महसूस करते हुए उसने उसी वक्त घर के अंदर अपने बेटे को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। और जो इंसान सच में उस पागलपन भरे गुस्से का शिकार बना, एक जानी पहचानी परछाई, उसने बेताबी से अपनी दोनों बाहें फैला दी और पूरी तरह उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। हमेशा की तरह उसकी माँ खुद को खतरे के सामने फेंककर उसे बचाने आ गई। बेबसी उसकी रूह को अंदर तक उतर रही थी। उसके दिमाग में वो डरावना दृश्य बार बार घूम रहा था। उसका बाप एक भारी लकड़ी की कुर्सी को सिर के ऊपर तक उठाए हुए था, उसे पूरी ताकत से नीचे दे मारने के लिए तैयार। उस समय वो बहुत ही कमजोर था, बहुत ज्यादा डरा हुआ, और उसकी उस कमजोरी की कीमत बेहद भयानक थी। उसके बाप के विशाल हाथ ने उसकी माँ के सफेद पड़ते बालों को बेरहमी से पकड़ लिया। उस राक्षस ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। सिर्फ अपना बेवकूफी भरा गुस्सा निकालने के लिए उसने पूरे 1 घंटे तक अपनी ही पत्नी को बुरी तरह पीटा। ताजा खून ने पूरे लिविंग रूम के फर्श को लाल कर दिया और उसकी कमजोर माँ आखिरकार खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ी। ठीक है, अब हम उसके अंधेरे अतीत के सबसे दर्दनाक हिस्से में उतर रहे हैं। उस दिन उसकी माँ की टांग बुरी तरह टूट गई थी। सिर पर लगी गंभीर चोट ने उसे जिंदगी भर के लिए मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके अंदर सिर्फ एक मासूम बच्चे जैसी रोती हुई आवाज ही बची थी। उसका छोटा सा चेहरा खून और आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था। वो पूरी निराशा के साथ चीख रहा था। लेकिन अचानक वर्तमान में लौटते हैं। बाई ठंडे और सख्त फर्श पर पूरी तरह बेबस पड़ा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। खाना चारों तरफ बिखरा पड़ा था। वो बेहद दयनीय हालत में दिख रहा था। उसके शराबी बाप का भारी जूता उसे जमीन पर दबाए हुए था, लेकिन उसके अंदर की इच्छा शक्ति अब भी जल रही थी। वो टूटने से इनकार कर रहा था। दांत भींचते हुए वो खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी वही परिचित हरी स्टेटस स्क्रीन उसकी आंखों के सामने चमक उठी। बाई लेवल 1 कोर सिस्टम वॉरियर। वह कड़वाहट से खुद को याद दिलाने लगा कि हाल ही में हुए अवेकनिंग में उसे सिर्फ ई रैंक कोर वॉरियर क्लास मिली थी। उसने ये क्लास उसके छिपे हुए गुणों की वजह से चुनी थी, लेकिन उन्हें अनलॉक करने में बहुत समय लगता था। फर्श पर उसकी हलचल सुनकर उसका निकम्मा बाप ठंडी आवाज में गरजा, उठ। बाई ने अपने होंठ काट लिए। वो धीरे धीरे अपने चोटिल शरीर को ऊपर खींचने लगा। दोनों के बीच की ताकत का विशाल अंतर फिर से साफ दिखाई दे रहा था। बाइलिंग शेंग का चमकता हुआ लाल स्टेटस बोर्ड सामने उभरा। उसके आंकड़े इतने भारी थे कि उन्हें देखकर सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। लेवल 26 रैंक सी रेयर रेड क्लास। बाई ने उसकी ओर घूर कर देखा। यह आदमी स्कूल वाले कमजोर छात्र होंग श्यांगशेंग जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाप के पास असली और क्रूर लड़ाई का अनुभव था। तभी बाई को अपनी गलती समझ आई। अभी उसके जीतने की जरा भी संभावना नहीं थी। अत्याचारी का गुस्सा फिर से फट पड़ा। उसने अपने बेटे के बाल पकड़ लिए और किसी पागल जंगली जानवर की तरह गरज उठा, मुझे कभी उसे तुम्हें जन्म देने नहीं देना चाहिए था। बाई को कड़वाहट के साथ एहसास हुआ कि उसका बाप खास तौर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसे सिर्फ परफेक्ट नतीजे चाहिए थे और आज वो इस बात को छोड़ने वाला नहीं था। भयंकर दर्द के बावजूद बाई
बाई का इरादा नहीं डगमगाया। वो जानता था कि वो अपनी माँ को यहाँ फंसा नहीं छोड़ सकता। अचानक एक और भारी मुक्का उसके चेहरे पर आकर पड़ा। कोई रहम नहीं, उसकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाई को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम माँ को यहाँ से दूर भेजने का बहाना तो मिल गया। लेकिन तभी किराने के सामान के जमीन पर गिरने की तेज आवाज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस एक आवाज ने उसकी पूरी योजना तोड़ दी। बाई ने डर के मारे झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें भय से फैल गईं, पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके मुंह से घबराई हुई सांस निकल गईं। वो सचमुच घबरा चुका था। उसने अपनी माँ की कांपती हुई पीठ देखी और उसके सामने उसका क्रूर बाप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर हिंसक लाल औरा लहरा रही थी। किराने का सामान और चाबियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। बाई पूरी टूट चुकी निराशा में चीख उठा। वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? क्या वो सच में सिर्फ मेरे लिए भागती हुई वापस आई थी? सच तो इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। हम देखते हैं कि वो दयालु माँ सड़क पर पूरी ताकत से दौड़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बेचैन ख्याल था, उसे अपने बेटे की रक्षा करनी थी। फिर हम उस पल की डरावनी और क्रूर हकीकत में लौटते हैं। वो दरवाजे पर जड़ होकर खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। हकलाते हुए वो पूछती है, तुम घर पर हो? लेकिन उसकी डरी हुई चिंता का जवाब देने के बजाय उसका पति ठंडी हंसी हंस देता है। खून जैसी लाल मैजिकल एनर्जी उसके विशाल शरीर के चारों ओर भड़क उठती है। उसकी आवाज जहरीले तानों से भरी हुई थी। आओ और उस बेकार कचरे को देखो जिसे तुमने मेरे लिए जन्म दिया है। एक बार फिर दोनों के पावर लेवल्स का निराशाजनक अंतर सामने आ जाता है। सच कहें तो यह देखना भी दर्दनाक था। एक तरफ कमजोर हरे स्टैट्स थे, दूसरी तरफ 400% मल्टीप्लायर वाला चमकता लाल स्टेटस बोर्ड। अब मेरे साथ बने रहो, हम एक और याद में जा रहे हैं। एक काली अंधेरी प्रिजन सेल के अंदर भारी सन्नाटे को एक खुरदुरी आवाज तोड़ती है। सुना है तुम पहले ग्रीन क्लास अवेकेंड वॉरियर हो जो सफलतापूर्वक रैंक अप कर पाया। आमतौर पर किसी क्लास को कम से कम ब्लू टियर और रैंक ए तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर एवोल्यूशन की संभावना बनती है। भविष्य का बाई गंदी कैदी वाली यूनिफॉर्म पहने चुपचाप बैठा था। उसके सामने बैठा रहस्यमयी आदमी लगातार सवाल पूछ रहा था, तुम इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे कर गए? उसने सिगरेट का लंबा कश लिया, सफेद धुएं का बादल बाहर छोड़ा और बोला, सीधे साधारण ग्रीन से एक यूनिक वन ऑफ अ काइंड प्लैटिनम टियर में पहुंच जाना। दोनों कैदी आमने सामने बैठे थे। बूढ़ा आदमी सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछता है, बताओ आखिर तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया? ये सेल ब्लॉक सिर्फ डेथ रो कैदियों के लिए है। बाई ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी और नफरत से भरी हुई थी, क्योंकि वो हरामी मरने के लायक था। उसने ऐसा क्या किया? उसकी लाल आंखें अचानक पूरी खुल गईं। उसने मेरी माँ को पीट पीट कर मार डाला। फिर अचानक वर्तमान की उस नर्क जैसी हकीकत में वापसी होती है। बाई उस अंधेरी याद से बाहर निकल आता है। उसका चोटों से भरा चेहरा खून और सस्ती शराब से लथपथ था। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने राक्षस जैसे बाप को घूरता है, अपनी कमजोर माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी मुट्ठियां इतनी कस चुकी थीं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। वो किसी पागल जंगली जानवर जैसा लग रहा था। तभी उसका बाप सीधा एक भयानक मुक्का उसकी तरफ मारता है। धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाली टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। बाई के हाथ ताजे खून से भर जाते हैं। उसे एहसास होता है कि एक पूरी तरह अवेकेंड और प्रशिक्षित फाइटर बिना किसी एक्टिव स्किल के भी सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ताजा खून लगातार फर्श पर टपक रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर उस भयंकर वार के असर से बुरी तरह कांप रहा था। कोई साधारण इंसान ऐसा हमला झेल ही नहीं सकता था। अपने प्यारे बेटे को बेरहमी से पिटते देख उसकी मां डर के मारे चीख उठी। वो भागकर उसके सामने आ गई, उसे बचाने की कोशिश करने लगी। बार बार सिर हिलाकर अपने बेटे से विनती करने लगी कि वो उस गुस्सैल राक्षस को और न उकसाए। बाई ने धीरे से सिर उठाया। उसके माथे से गाढ़ा खून बह रहा था। फिर भी वो चिल्लाना बंद नहीं करता। शराबी आदमी ने अपनी विशाल मुट्ठी भींच ली। वो किसी पागल इंसान की तरह बड़बड़ाया, उफ कितना परेशान करने वाला है। फिर वो धीरे धीरे अपनी कांपती हुई पत्नी की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन डरावनी। चीन जाओ डार्लिंग, याद है वो दिन जब मुझे पता चला था कि तुम एक बेटे को जन्म देने वाली हो? मैं सच में बहुत खुश हुआ था। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियों के चारों ओर लाल मैजिकल एनर्जी घूम रही थी। मुझे लगा था कि बाई फैमिली में अमीर बनने का मेरा मौका आखिरकार आ गया है और अब तुम और मैं एक बेहद घिनौना सच देखने वाले हैं। वो अपनी पत्नी की तरफ उंगली दिखाकर बेरहमी से गर्जा। वे दोनों निकम्मे एक बेटा तक पैदा नहीं कर सके, लेकिन मैं बाई लिंग शेंग कर सकता था। उसने उसकी कॉलर को झटके से पकड़ लिया। उसका चेहरा पागलपन से बुरी तरह मरोड़ खा रहा था। उसे हमारे परिवार का नाम रोशन करना था। उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसकी खून से भरी आंखें डरी हुई पत्नी पर जमी थी। लेकिन क्यों? वो चीखा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मेरा अपना
बेटा उस घटिया ग्रीन टीयर क्लास के साथ क्यों अवेकन हुआ, और हमेशा की तरह उसने सारा दोष उस बेबस औरत पर डाल दिया। वो उसकी तरफ उंगली तान कर गर्जा, वो पूरा निकम्मा है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये सब तुम्हारी घटिया जेनेटिक्स की वजह से हुआ है। उसी पल उसका खून जैसा लाल जादुई ऑरा फट पड़ा। पूरा कमरा उस ऊर्जा से भर गया और वो सचमुच जानलेवा हमला करने की तैयारी कर चुका था। उसी जीवन मरण के क्षण में एक स्किल बोर्ड चमकी। फ्लैश स्टेप स्पीड 100% इंस्टेंट टेलीपोर्ट इफेक्ट एक्टिवेटेड। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। शराबी बाप की लाल आंखें सिर्फ एक हरी चमक को देख पाईं। वो किसी भूत की तरह उसके सामने से गुजर गई। अगले ही पल बाई अपनी माँ के सामने खड़ा था। उसने अपने छोटे से शरीर को ढाल बना लिया। हरी मैजिकल एनर्जी दोनों को घेरने लगी। एक विस्फोट हुआ और उसका बाप पीछे की ओर उछल गया। बाई ने दांत भींच लिए। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। उसे हाथ मत लगाना। इस अचानक हुए बदलाव से उसका बाप पूरी तरह चौंक गया। फिर उसके होठों पर बीमार सी मुस्कान उभर आई। उसका हत्या वाला ऑरा धीरे धीरे शांत होने लगा। दिलचस्प, लेकिन अपने बाप की पागल हालत के उलट उसकी माँ पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुई थी। कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उधर उसके बाप का पागलपन फिर भड़क उठा। उसके चेहरे पर जंगली मुस्कान फैल गई। तो तुम बड़े हो गए हो, हाँ? बहुत बढ़िया। इस टूटी फूटी बर्बाद हो चुकी घर के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था। ध्यान से देखो, क्योंकि अब हालात और भी खतरनाक होने वाले थे। बाई ने अपनी सॉर्ड ऑफ लाइट को मजबूती से पकड़ लिया। वो अपने अगले कदम की गणना कर रहा था। उसे पता था बस थोड़ी देर और टिके रहना है। बिना एक पल की झिझक के उसने तलवार घुमाई, अपने बाप के लगातार हिंसक हमलों को रोकने के लिए। एक बार फिर उसका स्किल सक्रिय हुआ। फिजिकल नेगेशन 100% डैमेज न्यूट्रलाइज्ड। सारा डैमेज पूरी तरह रद्द हो गया। फिर काउंटर अटैक चांस एक्टिवेट हुई। उसका पूरा शरीर हरी रोशनी से चमक उठा, उम्मीद की रोशनी। लेकिन तभी क्रैक, जैसे ही लाइट सॉर्ड उसके बाप की रक्षा से टकराई, वो उसी क्षण टूट गई, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। ब्रेकिंग फिस्ट, एक भारी धरती हिला देने वाला मुक्का उसकी कमजोर रक्षा को चीरता हुआ निकल गया। बाई यी को कड़वा सच समझ आ गया। उसकी सीधी रक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाप ने भी उस पागलपन भरे रिकॉइल की उम्मीद नहीं की थी जो धीरे धीरे उसकी बाह को सुन्न कर रहा था। बाई बड़बड़ाया, मेरी पसलियों में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे टूट रही हूं। लेकिन इसके बावजूद वो मुक्का नहीं रुका। उसने बाई को सीधा दीवार में दे मारा। ताजा खून हर तरफ छिटक गया। अपने विरोधी को सांस लेने का एक पल भी न देते हुए उसका बाप तुरंत दूसरा स्किल एक्टिवेट कर देता है। एक चमकता हुआ लाल नोटिफिकेशन सामने आता है, ब्लैक लाइटनिंग। ये तेजी से उसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है और उसके हर अटैक में भयंकर इलेक्ट्रिक शॉक इफेक्ट जुड़ जाता है। वो जोर से गरजता है, अब तू अपने महान पिता की अवज्ञा करने की हिम्मत करता है? काली और लाल बिजली की डरावनी लपटें उसके पूरे शरीर को घेर लेती हैं। वो घर के अंदर माँ और बेटे को पूरी तरह कोने में धकेल देता है। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल जाती है। उसकी मुट्ठी में मैजिक तेजी से इकट्ठा होने लगती है। वो अंतिम वार की तैयारी कर रहा था। उस जानलेवा हमले का सामना करते हुए बाई फिर अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। वह अपने मन में पूरी ताकत से गरजा, मैं कभी नहीं हारूंगा। उसकी इस जिद का जवाब एक हेट्रेड से भरी आवाज देती है, थोड़ी हिम्मत तो है, लेकिन फायदा क्या? ऐसी कमजोर क्लास वाले को तो पीट पीट कर मार देना चाहिए। भारी खून बहने के बावजूद बाई ने सिर झुकाया नहीं। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। इस जिंदगी में कोई भी ट्रेजेडी दोबारा नहीं होगी। उधर उसके बाप का पागलपन अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने एक भारी लोहे की कुर्सी उठा ली और गुर्राया, तुझे लगता है सिर्फ अवेकन हो जाने से तू बहुत ताकतवर बन गया है? उसने कुर्सी को बहुत ऊपर उठा लिया। वो उसे पूरी ताकत से नीचे पटकने वाला था। गुस्से में वह पूरी तरह अपना होश खो चुका था। तभी उसी पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और बाहर से एक तेज आवाज आई, तुरंत दरवाजा खोलो। उसकी माँ ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसका बाप गुस्से में पीछे मुड़ा और गाली देते हुए बोला, धत तेरे की, अभी मेरा मजा कौन खराब कर रहा है? और यहीं से असली प्लान शुरू होने वाली थी। बाई धीरे से नीचे बैठ गया। उसके खून से सने होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। वे आ गए। उसके बाप ने गुस्से में लोहे की कुर्सी फेंक दी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है जो इतनी देर से दरवाजा पीट रहा है? जैसे ही दरवाजा खुला, यूनिफॉर्म पहने दो सख्त चेहरे वाले आदमी सामने आ गए। उनमें से एक ने राइट्स भरी आवाज में कहा, काफी देर लगा दी, व्यस्त थे क्या? उनके इंफॉर्मेशन पैनल सामने उभरे। वाइस कैप्टन ली एंग ए रैंक रेड क्लास, इंस्पेक्शन स्क्वाड इन्वेस्टिगेटर चेन जूमू सी रैंक क्लास। जैसे ही शराबी बाप ने देखा कि कौन आया है, उसकी सारी अकड़ गायब हो गई। वो तुरंत डरे हुए पिल्ले जैसा बन गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पसीना बहने लगा। हकलाते हुए उसने कहा, ओह वाइस कैप्टन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? लायांग ने तुरंत एक वांटेड पोस्टर निकाला और ठंडी आवाज में बोला, हमें सूचना मिली है कि वांटेड क्रिमिनल स्नो इसी इलाके में छिपा हुआ है। हम इस समय एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। क्या तुम्हें कोई सस्पेक्ट दिखाई दिया है? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। उस वांटेड पोस्टर पर एक हुड पहने आदमी की तस्वीर छपी हुई थी। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और लाल अक्षरों में चेतावनी लिखी थी, स्नो एक्सट्रीमली डेंजरस।
इस अचानक पैदा हुई स्थिति का सामना करते ही शराबी बाप तुरंत किसी सस्ते कॉमेडियन की तरह बर्ताव करने लगा। वो घबराकर हाथ हिलाने लगा और जोर से हंस पड़ा। हा, ये पागल आदमी तो हर दिन टीवी पर दिखता है, अगर ये यहाँ दिखाई दिया तो मैं तुरंत रिपोर्ट कर दूंगा। जब वो बहाने बनाने में लगा हुआ था, उधर उसकी माँ अपने खून से लथपथ बेटे के सिर को धीरे धीरे सहला रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और ममता थी, लेकिन इंस्पेक्शन स्क्वाड इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी और अब सच सामने आने वाला था। लायांग ने बाईं की तरफ उंगली उठाई। उसकी नजरों में साफ शक था। रुको, तुम्हारे बेटे की ये हालत क्यों है? आखिर हुआ क्या? शराबी बाप तुरंत हाथ हिलाने लगा और सबसे घटिया झूठ गढ़ दिया। अरे ये दोनों बच्चे बस लापरवाही कर बैठे, मैंने इन्हें खाना खरीदने भेजा था और ये गिर पड़े। वाइस कैप्टन को इतनी छोटी बात के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका ये घटिया नाटक उसी पल टूट गया। बाई ने अचानक सिर उठा लिया। उसकी सुनहरी आंखों में नफरत जल रही थी। दांत भींचकर उसने एक एक शब्द बोला, मैं नहीं गिरा था, इसने हमें पीटा है। पूरा कमरा अचानक खामोशी में डूब गया। एक डरावना सन्नाटा छा गया। अत्याचारी बाप वहीं जम गया, जबकि उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की मैजिकल एनर्जी रिसने लगी। अचानक एक खास सिस्टम पैनल सामने उभरा, सेकंड अवेकनिंग। केवल बहुत कम अवेकेंड प्रोफेशनल्स अपनी ओरिजिनल क्लास को आगे बढ़ा पाते हैं, जिससे एक दुर्लभ सेकंड अवेकनिंग ट्रिगर होती है और उनकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाती है। चलो जरा 18 मिनट पीछे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बाई एक पब्लिक फोन बूथ के अंदर खड़ा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर कैलकुलेशन इन वर्ड छिपी हुई थी। मैंने अभी जुआ डिस्ट्रिक्ट के बिल्डिंग ए में किसी को घुसते देखा है। वो इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले वांटेड क्रिमिनल स्नो जैसा लग रहा है। ऊपर जाने से पहले उसने सड़क के दूसरी तरफ से ये टिप ऑफ कॉल की थी। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि इस समय तक सिटी गार्ड्स उनके फ्लोर की तलाशी ले रहे होंगे, फिर प्रेजेंट में लौटते हैं। बाई पूरी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। अगर गार्ड्स को स्नो की खबर मिलती तो वे अपनी पूरी टास्क फोर्स भेज देते। यहाँ तक कि बाई भी हैरान था कि उन्होंने इतनी जल्दी बिल्डिंग सर्च कर ली। फिर भी टाइमिंग बिल्कुल सही बैठी। अपनी बर्बाद हो चुकी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए उसका बाप लायांग की तरफ मुड़ा और घबराकर बोला, क्या आप सच में इसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? ये बच्चा बस मजाक कर रहा है। मैं अपने ही बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैं उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बाई इस डीमन को विक्टिम बनने नहीं देने वाला था। वो धीरे धीरे खड़ा हो गया और अपने शरीर के हर घाव की तरफ इशारा करने लगा। उसकी आवाज इस्पात की तरह कठोर थी। बाहें कुर्सी से तोड़ी गईं, सिर बोतल से फोड़ा गया। ये निशान सीधे मुक्के का है और यहाँ मुझे बेरहमी से लात मारी गई थी। मेरे शरीर पर मौजूद हर चोट की अभी इसी वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जा सकती है और हर एक चोट असॉल्ट का सबूत साबित होगी। इतने पक्के सबूतों का सामना करते ही लायांग का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। कमरे का माहौल अचानक बेहद भारी और स्ट्रेसफुल हो गया और ठीक यहीं बाई ने आखिरी और सबसे घातक वार किया। वो सीधे अपने क्रूअल फादर की आंखों में देखने लगा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कोई भी अवेकेंड इंडिविजुअल जो अपने हिंसक बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रख सकता और जानबूझकर ऑर्डिनरी सिटीजन्स को गंभीर फिजिकल नुकसान पहुंचाता है। डिवाइन कोडेक्स के मैनेजिंग द अवेकेंड नियमों के चैप्टर 8 आर्टिकल 4 के अनुसार यदि उसका बिहेवियर पब्लिक खतरा बनने के संकेत दिखाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके अवेकेंड प्रिजन में ठीक 15 दिनों के लिए बंद किया जाना चाहिए। ये कानूनी धारा सुनकर लियांग और चेन जुमू दोनों दंग रह गए। वे अविश्वास से उस घायल लड़के को देखने लगे। उधर उसके बाप का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसने गुस्से से दांत पीस लिए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, क्या इस कमीने लड़के का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? लियांग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधे आगे बढ़ा। उसकी अथॉरिटेटिव आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, बाइलिंग शेंग, मैं सिटी एलीट सुपरविजन टीम से लियांग हूँ। तुम्हें ऑफिशियल रूप से गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। पूरी तरह कोने में धकेले जाने के बाद उसका बाप पागलों की तरह चीख पड़ा, धत तेरे की। लेकिन उसी समय चेन जुमू ने पीछे से उसकी दोनों बाहें जकड़ ली। अभी शांत हो जाओ। अगर तुमने गिरफ्तारी का हिंसक विरोध किया तो हमें यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा। वो आदमी बेबस होकर छटपटाता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। घसीटे जाने से पहले वो सिर्फ एक आखिरी कड़वी धमकी दे सका, बाई बस इंतजार कर, जब मैं बाहर आऊंगा ना। भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया और आखिरकार इस टूटे हुए घर में थोड़ी शांति लौट आई। बाई धीरे धीरे मुड़ा। उसके फटे हुए होंठों के कोने से अब भी खून बह रहा था। उसने धीरे से पुकारा, माँ। उसकी माँ ने उसे डांटा तक नहीं। वो तुरंत दौड़कर आई और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। वो बेकाबू होकर रोने लगी। राहत और दर्द दोनों उसकी आंखों से बह रहे थे। बाई ने भी धीरे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, माँ अब सब ठीक है। उसने अपना घायल चेहरा उसकी कंधे में छुपा लिया और मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं उसे बचाने में सफल हो गया। उनके पास 15 दिन थे। उसने धीरे से अपनी माँ की पीठ थपथपाई। उसकी आवाज स्ट्रांग थी, चिंता मत करो माँ, ये आखिरी बार था। मेरे पास खुद को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का समय है। अपनी माँ को सीने से लगाए हुए उसका खून से सना हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गया और यहीं उसकी असली प्लान सामने आई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने वो मार बेकार में नहीं खाई थी। पहले हुई अफरा तफरी के दौरान उसने चुपचाप एक खास सेफ की अपने बाप की जेब से निकाल ली थी। उसकी हथेली में एक पुरानी सुनहरी चाबी रखी थी जो उसके अपने खून से रंग चुकी थी। वो खाली
जगह में घूरने लगा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। ये वही चाबी थी जो उस चीज तक पहुंच देती थी जिसके लिए उसके बाप ने अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपा था, अपने ही वफादार स्क्वाडमेट से सालों पहले चोरी करवाया था। और जो चीज चोरी हुई थी वो एक दुनिया हिला देने वाला सीक्रेट था। यही वो एकमात्र वजह थी कि वो घटिया ई रैंक ट्रैश आज समहाउ सी रैंक तक पहुंच पाया था। एक पल भी बर्बाद किए बिना बाई यी सीधे अपने पिता के बेडरूम में घुस गया। कमरे के सबसे छिपे हुए कोने में रखी भारी स्टील सेफ को ढूंढकर उसने खून से सनी हुई की सीधा लॉक में डाल दी। वह तिरस्कार भरी हंसी हंसा। उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने इस ट्रेजर को अपने ही परिवार से छिपा कर रखा था। उस अंधेरे बेडरूम में उस भारी सेफ डोर के सामने खड़े होकर उसका दिमाग अपनी पिछली टाइमलाइन की बेहद दर्दनाक जिंदगी की तरफ लौट गया। उस हरामी के मरने के बाद ही उसे पता चला था कि ऐसा कोई वेपन दुनिया में मौजूद भी है। क्लिक, भारी आयरन सेफ डोर पूरी तरह खुल गया। अंदर आराम से रखा था एक डरावना पिच ब्लैक शॉर्ट स्वॉर्ड जो लगातार बेहद ठंडी और अंधेरी मैजिकल ऑरा छोड़ रहा था। बाई यी ने धीरे धीरे उस काली ब्लेड को परछाइयों से बाहर निकाला। उसकी आंखों में उम्मीद की एक तेज चमक उभर आई। अब जब मेरे पास ये वेपन है तो मैं अकेले डंजन क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ। उसने तुरंत अपना मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया। बाहर निकलते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया, अभी डंजन क्लियर करना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी क्लास को तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि इस समय सभी ऑफिशियल डंजन्स डिवाइन अथॉरिटीज के कंट्रोल में हैं, जिसके पास प्रॉपर गिल्ड मेंबरशिप नहीं है। उसे अंदर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। बाई यी चुपचाप अपने घर से निकल गया और एक सुनसान घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। फिलहाल जिन डंजन्स तक मैं चोरी छिपे पहुंच सकता हूं वे सिर्फ एकेडमी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अचानक चमकदार हरी मैजिकल एनर्जी उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। उसने दूर की तरफ देखा। उसकी तेज आंखें लगभग चमक रही थीं। उसे अपनी पिछली जिंदगी के हर अनरिकॉर्डेड हिडन डंजन की लोकेशन याद थी। यहीं से कहानी और पागल होने वाली है। उसके सामने एक उदास और छोड़ी हुई बिल्डिंग खड़ी थी। एक सिस्टम पैनल सामने उभर आया। रहस्यमयी टेक्स्ट दिखाई देने लगा। हिडन डंजन, रिक्वायर्ड लेवल, डिफिकल्टी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खतरनाक लेवल का डिटर्मिनेशन था। उसे सबको पीछे छोड़ना था और जल्दी छोड़ना था। अब तुम्हें और मुझे इस दुनिया के रूल्स का एक छोटा क्रैश कोर्स चाहिए। डंजन्स असल में विशाल मॉन्स्टर नेस्ट्स होते हैं। जब कोई अवेकेंड क्लास होल्डर इनके अंदर प्रवेश करता है तो वो इन खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ा सकता है और अपनी क्लास रैंकिंग अपग्रेड कर सकता है। उसी समय मॉनिटरिंग टीम की कड़ी सुरक्षा वाली होल्डिंग सेल्स में घड़ी ने रात 10:02 PM बजाए। साल 2005। एक गार्ड भारी सांस छोड़ते हुए बोला, इस पूरे मामले ने पूरी सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दिया, यहां तक कि वाइस कैप्टन को भी खुद डिप्लॉय होना पड़ा। दूसरा गार्ड झुंझलाहट से जवाब देता है, और बदले में मिला क्या? बिल्कुल कुछ नहीं। क्या पूरी रिपोर्ट झूठी थी? ली एंग सेल के ठीक बाहर खड़ा था। वो शराबी और निकम्मे पिता को घूरते हुए पूरी अथॉरिटी के साथ बोला, सच हो या झूठ, उस ट्रेटर से जुड़ी किसी भी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। उसने मेज पर रखे स्नो के ऑफिशियल वांटेड पोस्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। गिल्ड एनिवर्सरी आने वाली है। अगर स्नो सच में हमारे काउंटी में छिपा हुआ है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। दूसरी तरफ चेन जिन वू अपने कोवर्कर की तरफ मुड़ा। सुना है कैप्टन उम्मीद से पहले वापस आने वाले हैं। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ली एंग ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। ये ऐसी बात नहीं है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। उधर सेल के अंदर शराबी निकम्मा पिता फिर से नाटक शुरू कर देता है। लोहे की सलाखों को पकड़कर वो वाइस कैप्टन से दया की भीख मांगने लगता है। वो दावा करता है कि ये उसकी पहली गलती है और कसम खाता है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। बाई लिंगशेंग अपने चेहरे पर बेहद दयनीय भाव ले आता है। वो पारिवारिक रिश्तों का सहारा लेने की कोशिश करता है। वो वाइस कैप्टन की गर्भवती पत्नी का जिक्र करता है। फिर बताता है कि उसका एक दोस्त अभी अभी एक प्रीमियम पोस्टमार्टम केयर सेंटर खोलकर बैठा है, कथित तौर पर पूरे काउंटी का सबसे बेहतरीन सेंटर। लेकिन लियांग, उस पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। वो बस हाथ बांधकर ठंडे भाव से खड़ा रहा। मॉनिटरिंग स्क्वाड को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हो? काफी हिम्मत है। हल्का सा गला साफ करते हुए लियांग बोला, तुम खुद कभी गिल्ड मेंबर हुआ करते थे। फिर वो मुड़ गया और जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो सीधा दिल में चुभ गया। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? ये बात सीधे सबसे कमजोर जगह पर लगी। पिता पूरी तरह जड़ हो गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए और सलाखों से फिसलकर नीचे लटक गए। तभी चेन जिनवू आगे आया। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान थी, लेकिन उसके शब्द सीधे दिल में छुरियों की तरह लगे। अगर ब्राइब वाली बात ऑफिशियली रिपोर्ट कर दी गई तो सिर्फ डिटेंशन से कहीं बड़ी सजा मिलेगी। फिर उसने कहा, थोड़ी नींद ले लो, क्योंकि कल तुम्हें अवेकेंड प्रिजन भेजा जा रहा है। धड़ाम, भारी सेल डोर जोर से बंद हो गया। चेन जिनवू ने सलाखों के पार से आराम से आवाज लगाई, फिलहाल चुपचाप सिर नीचे रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
अंधेरे सेल के अंदर उस निकम्मे पिता का चेहरा पागलपन भरे गुस्से से डिस्टॉर्टेड हो गया। दांत पीसते हुए वह उस आदमी का नाम चिल्लाने लगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसके बाद सीन बदलकर बाई की माँ के शांत बेडरूम में पहुंचता है। वह गहरी नींद में बिल्कुल बेफिक्र सो रही थी। उसे अपनी माँ को देखते हुए एहसास हुआ कि 15 दिनों बाद वह राक्षस जेल से बाहर आने वाला है। उससे पहले उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा, और वो भी पागलों जैसी रफ्तार से। अपने छोटे से कमरे में अकेला खड़ा बाई खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। डंजन रन। फिलहाल उसके पास यही एकमात्र रास्ता था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सी डंजन्स किसी भी जगह अचानक प्रकट हो सकते हैं। असल में वे पैरेलल डायमेंशंस होते हैं जो हमारी दुनिया के साथ साथ मौजूद रहते हैं। उनके अंदर सिर्फ उन्हीं मैजिकल गेट्स के जरिए जाया जा सकता है जो अचानक हवा में पैदा हो जाते हैं। और सच कहें तो जैसे ही कोई डंजन डिस्कवर होता है, बड़े गिल्ड्स तुरंत उस पर कब्जा कर लेते हैं। अंदर खतरनाक मैजिक बीस्ट्स भरे होते हैं, साथ ही बेहद दुर्लभ माना, ओर्स और कीमती रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अवेकेंड लोगों के लिए लेवल अप करने और ताकत बढ़ाने की ये सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। लेकिन एक बात साफ थी, डंजन्स मजाक नहीं होते। वे बेहद खतरनाक और जानलेवा होते हैं। आमतौर पर अथॉरिटीज पहले उनकी पूरी जांच करती हैं, उसके बाद ही किसी रेड पार्टी को अंदर जाने की अनुमति मिलती है। उधर अपने पिता के धूल से भरे पुराने कमरे में बाई एक प्राचीन बुक केस में कुछ ढूंढ रहा था। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे उसे 5 साल बाद की एक न्यूज रिपोर्ट याद आई। उस रिपोर्ट में इसी हिडन डंजन का जिक्र था। ये जगह पूरी तरह भुला दी गई थी, किसी ने कभी इसकी खोज तक नहीं की। ये डंजन तब तक छिपा रहा जब तक कि विशाल डिमोनिक इन्वेजन ने लगभग पूरी मानव दुनिया को तबाह नहीं कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर शेल्फ से एक धूल भरी किताब निकाली। किताब के अंदर एक बेहद साधारण हाथ से बना हुआ नक्शा था। अब देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। एक सामान्य एफ रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए आमतौर पर 3 ई रैंक अवेकेंड की टीम चाहिए होती है, जबकि एक असली ई रैंक डंजन के लिए पूरी 5 लोगों की पार्टी जरूरी होती है। 3 ई रैंक और 2 अतिरिक्त डी रैंक फाइटर्स। बुक केस के पीछे छिपा हुआ दरवाजा उसने धीरे से खोल दिया। तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह मन ही मन अनुमान लगाने लगा। मौजूदा टाइमलाइन के हिसाब से 90% संभावना है कि यह सिर्फ एफ रैंक डंजन हो। यह सबसे निचले स्तर का हिडन डंजन था जिसमें वो अभी प्रवेश कर सकता था। उसके सामने एक चमकता हुआ लाल डायमेंशनल गेट खड़ा था। अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, अनडिस्कवर्ड डंजन एंट्रेंस कंफर्म्ड। जैसे ही बाई पोर्टल के अंदर कदम रखता है, घनी काली एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है। वो सावधानी से एक कदम पीछे हटता है। ठंडी और डरावनी हवा पूरे इलाके में फैल जाती है। वो धीरे से बुदबुदाता है। दुनिया भर के डंजन्स घातक ट्रैप से भरे होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, कई क्लास टाइप्स और पूरी रेड पार्टी की जरूरत पड़ती है ताकि जिंदा रहने की संभावना बढ़ सके। लेकिन तभी चमकदार हरी माना अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसकी आंखें अटल और खतरनाक डिटर्मिनेशन से चमक उठी। उसके पास सच में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे ये डंजन अकेले क्लियर करना ही होगा और रिकॉर्ड तोड़ गति से ताकतवर बनना होगा। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन उभरी। उस पर एक विशाल चेतावनी चमक रही थी, एंटरिंग डंजन, एक्सट्रीम डेंजर रेटिंग। जैसे ही वो उस सीमा को पार करता है, उसके सामने एक अंतहीन जमी हुई बर्फीली दुनिया फैल जाती है। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। तेज हवाएं बर्फ के कणों को उड़ाकर उसके जमते हुए हाथों से टकरा रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि यह जमी हुई नरक जैसी जगह शायद किसी आइस एलिमेंटल मैजिक बीस्ट का इलाका होगी। वो सावधानी से बर्फ पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ ठंडी हवाएं डरावनी आवाज के साथ चीख रही थीं। थोड़ा और अंदर जाने पर उसे बर्फ से ढकी जमीन पर बिखरे हुए अनगिनत सफेद कंकाल दिखाई दिए। वो चौंक गया। क्या मुझसे पहले भी कोई यहाँ तक पहुंचा था? तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। एक विशाल सफेद पोलर बेयर। वह गहरी नींद में सो रहा था। उसकी हर भारी सांस के साथ ठंडी बर्फीली धुंध बाहर निकल रही थी। ये एक हाइबरनेटिंग मैजिक बीस्ट था, ई रैंक फ्रॉस्ट बेयर। वो अभी ये सब समझ ही रहा था कि अचानक एक काली परछाई उसकी तरफ झपट पड़ी। बाई तुरंत पलटा। अंदर ही अंदर वो अपनी बदकिस्मती को कोसने लगा। सच में उसी के हिस्से वो 10% वाली संभावना आई थी। ये सचमुच एक ई रैंक डंजन था। हड्डियां जमा देने वाले बर्फीले तूफान के बीच खड़े होकर बाई ने आसपास नजर दौड़ाई। खुद को शांत रखने के लिए उसने एक तर्क निकाला, पूरी तरह अनडिस्कवर्ड डंजन। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स अभी हाइबरनेशन में हैं? लेकिन उसने बहुत जल्दी राहत की सांस ले ली थी क्योंकि मुसीबत तुरंत उसके सामने आ गई। एक विशाल काली परछाई हवा को चीरती हुई उसकी तरफ दौड़ी। तुरंत सिस्टम चमक उठा, लेवल 2 ई रैंक क्लाउड टाइप मैजिक बीस्ट। बाई एक कदम पीछे हटकर हमला बचा लेता है। उसे अपनी मौजूदा कमजोर हालत पर थोड़ा दुख भी होता है। अभी तो हालत ये थी कि एक साधारण भेड़िया भी उससे ऊंचे लेवल का था। जंगली भेड़िए ने अपने नुकीले दांत दिखाए,
उसने अपना बदबूदार जबड़ा पूरी तरह खोल दिया और अपने छोटे से शिकार पर झपट पड़ा। वह उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था, लेकिन उस भेड़िए ने गलत इंसान को चुन लिया था। एक समय के टॉप टियर मास्टर की बिजली जैसी फुर्ती के साथ बाई यी हवा में उछला। उसने एक शानदार मिड एयर फ्लिप लगाया और उस जानलेवा छलांग को पूरी आसानी से चकमा दे दिया। वह बिल्कुल संतुलन के साथ दोबारा बर्फ पर उतर गया। उसने अपनी तेज धार वाली शॉर्ट स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ा, फिर कंधे के ऊपर से पीछे देखा और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। अब मेरी बारी है। वो मॉन्स्टर को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। अचानक बाई यी आगे बढ़ा, इतनी तेज गति से कि वो मानो बर्फीली जमीन से गायब हो गया। बर्फीले तूफान के बीच वो सिर्फ एक धुंधली परछाई बनकर रह गया। उधर भेड़िया वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। अब वो पूरी तरह भड़क चुका था। उसने झटके से सिर घुमाया। उसकी चमकती हरी आंखों में खूंखार हत्या की इच्छा भड़क उठी। उसके पंजे बर्फ में गहराई तक धंस गए। वो अपनी रफ्तार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गति एक पुनर्जन्म लेकर लौटे हुए एक्सपर्ट से कैसे मुकाबला कर सकती थी। बाई यी बिल्कुल उसके समानांतर दौड़ रहा था। उसने अपना शरीर झुकाया और बाल भर दूरी से एक और घातक काटने वाले हमले को बचा लिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी की एक चमकदार तलवार नुमा लकीर आसमान को चीरती हुई निकल गई। स्वाश! एक निर्दयी और घातक ऊपर की ओर वार अपवर्ड स्लैश ने बर्फीले आसमान को दो हिस्सों में काट दिया। उसकी तलवार की नोक भारी बर्फ को चीरते हुए सीधा मॉन्स्टर की मोटी चमड़ी के आर पार निकल गई। पहली लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई। विशाल भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून चारों तरफ फैली, सफेद बर्फ को लाल रंग में रंगने लगा। और दूसरी तरफ बाई यी अब भी वही बेहद शानदार स्वॉर्ड शीथिंग पोज में खड़ा था। हाथ में पकड़े वेपन को देखकर वो मन ही मन काफी खुश हुआ। उसे अपनी हाल की चोरी की कला पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। ये कोई साधारण हथियार नहीं था। ए रैंक वेपन, कुनवू शार्प ब्लेड। यही वेपन उस आदमी की सेफ के अंदर छिपा हुआ था। ब्लैक मार्केट में लाखों होने के बावजूद भी इसे खरीदना लगभग नामुमकिन था। तभी प्रीमियम स्टैट पैनल सामने उभर आया। ए रैंक वेपन, कुनवू शार्प ब्लेड, रेयर कुनवू स्टोन से फॉर्ज्ड। बेहद तेज धार, लोहे को मक्खन की तरह काट सकती है। स्ट्रेंथ 150, लक 50, स्टैमिना 120%, लाइफ स्टील 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20%। बाई यी संतुष्टि से सिर हिलाता है। ये वेपन मेरी मौजूदा कॉम्बैट पावर की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है। लेकिन जल्दी ही वो वास्तविकता समझ गया। वाइल्ड बीस्ट्स की डिफेंस बेहद ज्यादा थी। यहाँ तक कि अगर किसी वाइटल पॉइंट पर परफेक्ट क्रिटिकल हिट भी लगे, फिर भी एक मॉन्स्टर को मारने में 3 या 4 वार लग जाते थे। ये सोचते ही उसे अपने सुनहरे दिनों की याद आ गई। वो समय जब उसकी एक तलवार का वार ही सब कुछ खत्म कर देता था। बाई यी ने लंबी और पछतावे भरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर बेबस चीबी जैसा एक्सप्रेशन आ गया। उसे अपने मैक्स लेवल वाले गौरवशाली दिन बहुत याद आने लगे, लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला था। उसे फिर भी ग्राइंड करना ही था। तभी सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस देने लगा। क्लास EXP 52, करंट EXP 102/1000, क्लाउड एलिमेंट पॉइंट्स 50, ई रैंक क्लाउड टाइप मैजिक बीस्ट को हराने पर। धीमी प्रोग्रेस देखकर उसने तलवार को कसकर पकड़ा और हिसाब लगाने लगा। इस ई रैंक क्लास को सिर्फ एक लेवल बढ़ाने के लिए शायद कम से कम 20 वुल्व्स मारने पड़ेंगे और ई रैंक से डी रैंक तक जाने के लिए पूरे 10 लेवल्स चाहिए। इतना कहने की देर थी कि लूट स्क्रीन सामने आ गई। स्नो वुल्फ 2 थी एक, लेकिन उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। अचानक दूर कहीं से एक बेहद तेज और खतरनाक हुआ की आवाज गूंजी। वो आवाज शांत वातावरण को चीरती हुई निकल गई। बाई यी की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स तुरंत सक्रिय हो गईं। उसने झटके से सिर घुमाया और अंधेरी रात की तरफ देखने लगा। फिर उसने देखा बर्फीले तूफान के भीतर से कई परछाइयां गुर्राती हुई उसकी तरफ दौड़ रही थीं। मॉन्स्टर वुल्फ फीस्ट शुरू हो चुका था। अचानक विशाल वुल्फ पैक उसके सामने प्रकट हो गया और सबसे आगे एक असाधारण रूप से बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था। उसका फर खुरदुरा और कांटेदार था। आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। ब्लड थर्स्टी वुल्फ किंग, लेवल 4, ई रैंक बीस्ट। वो पूरे झुंड का बॉस मॉन्स्टर था। अब बाई यी चारों तरफ से घिर चुका था। सामने भेड़िए, पीछे भेड़िए, दाएं भेड़िए, बाएं भेड़िए। हर दिशा में सिर्फ चमकती हुई हरी और लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। बर्फीले तूफान के बीच वुल्फ पैक धीरे धीरे उसे घेरते हुए करीब आ रहा था और बीच में अकेला खड़ा बाई यी अपनी कुनवू शार्प ब्लेड को मजबूती से पकड़े हुए अगले खूनी युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाई यी ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और सामने की खतरनाक स्थिति का शांत दिमाग से आकलन किया। ताजे खून की गंध ने साफ तौर पर पूरे वुल्फ पैक को उसकी तरफ खींच लिया था, लेकिन घबराने के बजाय उसकी सुनहरी आंखों में उत्साह की चमक भड़क उठी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए लड़ाई के लिए बेताब मुस्कान दिखाई। शुरुआत से ही सीज गेम खेल रहे हो, हाँ?
हाँ, भेड़ियों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पूरा वुल्फ पैक एक साथ हवा में उछल पड़ा। हर दिशा से वे उसकी तरफ टूट पड़े, मानो नुकीले दांतों का एक ऐसा जाल जो किसी को बचकर निकलने का मौका न दे। लेकिन अब शुरू हुआ असली मास्टर क्लास। कुनवू ब्लेड हवा में चमकती हुई लकीर बनाती है। स्वाआश! सबसे आगे वाले भेड़िए पर सीधा वार। सिस्टम तुरंत चमक उठा। विटल स्पॉट हिट। बाई बर्फ पर नाचते हुए डांसर की तरह चलता है। वो आसानी से चारों तरफ से आते हमलों के बीच रास्ता बनाता चला जाता है। सिस्टम फिर चमका और जैसे ही उसने हमला बचाया, तुरंत पलटवार किया। बिजली जैसी तेज तलवार दुश्मनों की लाइन के बीच से गुजर गई। कुछ ही सेकंड में लड़ाई एक खूनी एरिना में बदल गई। उसकी तलवार लगातार हवा चीरती रही, एक के बाद एक। परफेक्ट डॉज, क्रिटिकल हिट, काउंटर अटैक, परफेक्ट डॉज, क्रिटिकल हिट, काउंटर अटैक। सब कुछ एकदम सही रिदम में चल रहा था। धीरे धीरे पूरा वुल्फ पैक उसकी पर्सनल टारगेट प्रैक्टिस बन गया। उसकी ठंडी और गणनात्मक नजरें आखिरी बचे हुए भेड़ियों पर टिक गईं। बाई यी ने अपनी पूरी ताकत तलवार में इकट्ठी कर ली। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, अब आखिरी वार का समय है। अचानक उसने अपना शरीर घुमाया, हवा में उछलकर एक ताकतवर स्पिन किक मारी। उसी क्षण उसकी तलवार से तूफान जैसी स्वॉर्ड ऑरा निकल पड़ी। बूम! पूरा वुल्फ पैक हवा में उछल गया। भेड़ियों के शरीर चारों तरफ बिखर गए। उसका विशाल एरिया अटैक पूरे मैदान में फट पड़ा और फिर सिस्टम नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो गई। सुनहरे अक्षर तेजी से नीचे स्क्रॉल होने लगे। 56 EXP, 56 EXP, 56 EXP। नोटिफिकेशंस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाई यी आराम से जमीन पर उतरा। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी सिस्टम ने एक शानदार लूट नोटिफिकेशन दिखाया। स्नो वुल्फ फांगाग 18। उसने लगभग खत्म हो चुके बैटलफील्ड पर नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर आखिरी दुश्मन पर जाकर रुकी, वुल्फ किंग। वो अभी भी खड़ा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। अपने पूरे पैक को मरते देखकर वह पागलों की तरह बाई यी पर टूट पड़ा। उसने अपना विशाल जबड़ा पूरी तरह खोल दिया, मानो एक ही बार में उसे निगल जाना चाहता हो। लेकिन उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। बाई यी ने सिर्फ एक वार किया। स्वाआश! हवा चीरती हुई तलवार आगे बढ़ी। सिस्टम फिर चमका। 56 EXP। अगले ही पल वुल्फ किंग का विशाल शरीर बर्फ पर गिर पड़ा और बाई यी, वो बिना एक खरोंच के वहीं खड़ा था। उसके चारों तरफ लेवल अप की चमकदार रोशनी घूम रही थी। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जब वो बैटलफील्ड को साफ करने लगा, तभी सिस्टम स्क्रीन पागलों की तरह चमकने लगी। एक बेहद अच्छी खबर उसका इंतजार कर रही थी। ई रैंक लेवल 2 अचीव। चमकती हुई रोशनी उसके शरीर को घेर लेती है और बाई यी की ताकत एक बार फिर बढ़ जाती है। सिस्टम की तरफ से उसे 12 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले, जिन्हें वो अपनी मर्जी से किसी भी स्टैट में लगा सकता था। बाई यी ने राहत की लंबी सांस छोड़ी और माथे का पसीना पोंछा। यार, मैंने सिर्फ 20 भेड़िए ही तो मारे हैं, फिर भी पूरा शरीर थक कर टूट गया है। चारों तरफ बिखरे लूट को देखते हुए उसने अपने दर्द कर रहे कंधे को मल लिया। ई रैंक बॉडी की स्टैमिना सच में बेहद खराब थी। उसकी नजर जमीन पर चमक रही ड्रॉप्स पर टिक गई। उसे जल्द से जल्द कोई स्पेशल इन्वेंट्री बैग ढूंढनी होगी, वरना इतना कीमती लूट यहीं छोड़ना पड़ेगा। एक चमकता हुआ जेमस्टोन हाथ में लेकर वो सोच में पड़ गया। अवेकेंड दुनिया वास्तव में कितनी बेरहम थी। लगभग सारे डंजन्स बड़े गिल्ड्स के कब्जे में थे, इसलिए उसके जैसे किसी सोलो अवेकेंड के लिए लेवल अप करना लगभग नामुमकिन था। तभी एक नया आइटम डिस्क्रिप्शन सामने उभरा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। डायमंड जितना मजबूत, हाई टियर कस्टम वेपन्स बनाने के लिए बेहतरीन मटेरियल, मार्केट वैल्यू लगभग 10,000। बाई यी ने तुरंत उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो दोबारा भारी बर्फबारी के बीच आगे बढ़ गया। असलियत तो साफ थी। हाई लेवल डंजन्स में प्रवेश करने के लिए किसी बड़े गिल्ड में शामिल होना लगभग जरूरी था। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते वो इस दुनिया के सिस्टम के बारे में सोचने लगा। यहाँ तक कि अवेकेंड अकेडमीज भी असल में बड़े गिल्ड्स के टैलेंट फार्म्स ही थीं। उनका पूरा उद्देश्य भविष्य के एलीट अवेकेंड ढूंढना था। उसने कल्पना की। लंबी कतारों में खड़े छात्र, हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ा गिल्ड उसे चुन ले। ज्यादातर छात्रों का अंतिम सपना बस यही था, किसी विशाल कॉर्पोरेट गिल्ड का हिस्सा बनना। लेकिन अचानक बाई यी का चेहरा अंधेरा पड़ गया। उसे एक खास इंसान याद आ गया, क्योंकि अगर किसी को गिल्ड से निकाल दिया जाए तो उसकी पूरी जिंदगी लगभग खत्म हो जाती थी। गिल्ड से बाहर होने का मतलब था आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद। उसकी नजर अपनी कुनवू ब्लेड पर गई। उसे उसका पिछला मालिक याद आया। उस आदमी को गिल्ड से निकाल दिया गया था और उसके बाद उसकी ताकत हमेशा के लिए रुक गई। वो पूरी जिंदगी सी रैंक पर ही अटका रह गया। वर्तमान में लौटते हुए बाई यी ठंडी हवा से कांप उठा। सच कहें तो अकेले ग्राइंड करना बेहद धीमा था। उसने फिर से अपना स्टैमिना बार चेक किया। यहाँ का तापमान लगातार उसकी एनर्जी खा रहा था। जितनी देर वो यहाँ रहेगा, उतनी तेजी से उसकी ताकत खत्म होती जाएगी। वो थोड़ा चिढ़ने ही वाला था कि अचानक एक और वुल्फ पैक सामने आ गया। कई भेड़िए गुर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन
लेकिन इस बार बाई यी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। बिना एक पल गंवाए उसने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। वो मुड़ा और सीधे ओलंपिक स्प्रिंटर की तरह भाग पड़ा। बर्फीले जंगल के बीच वो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा और उसके पीछे पूरा गुस्से से भरा वुल्फ पैक वे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक बाई यी घूम गया। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार बाहर की ओर घुमाई। स्वाश! सुनहरी ऊर्जा की एक जलती हुई लहर तलवार से निकली। अंधेरी रात में एक खूबसूरत लेकिन घातक आर्क बन गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, उसने निशाना भेड़ियों पर नहीं लगाया। वार सीधा पास खड़े एक विशाल प्राचीन पेड़ पर जा लगा। एक भयंकर शॉक वेव फैल गई। विशाल पेड़ बीच से टूट गया, उसका संतुलन बिगड़ गया और फिर धड़ाम वो जमीन पर गिर पड़ा। घनी शाखाएं पूरे जंगल के बड़े हिस्से को कुचलती हुई फैल गईं। बर्फ हर तरफ उड़ने लगी और बाई यी की योजना वो पूरी तरह सफल रही। घने अंधेरे के बीच कुछ विशाल जाग उठा। एक विशाल बैंगनी पाइथन अपनी गहरी नींद से बाहर आ गया। उसकी पीली आंखें अचानक खुल गईं और उसी समय सिस्टम स्क्रीन खून जैसे लाल रंग में चमक उठी। वार्निंग, हाई लेवल मैजिक बीस्ट डिटेक्टेड। ठंडी हवा अचानक और भारी हो गई। विशाल सांप का शरीर बर्फ के नीचे हिलने लगा और बाई यी के होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसका असली शिकार कभी वुल्फ पैक था ही नहीं। शोर सुनकर पूरा जंगल हरकत में आ गया। यहाँ तक कि खून के प्यासे वुल्व्स भी डर से रुक गए। उन्होंने एक साथ सिर उठाकर उस विशाल गिरते हुए पेड़ की तरफ देखा। यही तो बाई यी चाहता था, परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन। अपनी योजना सफल होते देख बाई यी ने अचानक ब्रेक लगा दिए। उसके जूते बर्फीली जमीन पर गहराई तक घिसट गए। चारों तरफ बर्फ का तूफान सा उठ गया। फिर वो वहीं रुक गया। उसने हल्का सा सिर झुकाया। पसीने की एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क गई, लेकिन उसकी आंखें वे अब भी खतरनाक और आत्मविश्वास से भरी थीं। असल में उसने पूरे जंगल को एक विशाल डेथ ट्रैप में खींच लिया था। तभी सिस्टम वार्निंग पागलों की तरह चमकने लगी। क्लाउड पाइथन लेवल 4 ई रैंक बीस्ट अब सीधे ब्लड थर्स्टी वुल्व्स के सामने खड़ा था। बाई यी के होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। अब इन्हें खत्म करने का सबसे तेज तरीका शुरू होता है। अगले ही पल बूम! एक विशाल एलिमेंटल एक्सप्लोजन पूरे जंगल में फट पड़ा। विशाल आग का गोला चारों तरफ फैल गया। कई मॉन्स्टर्स उसी पल राख बन गए और दूसरी तरफ बाई यी आराम से मुड़ा और ऐसे चलने लगा जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो, क्योंकि कूल गाइज सच में एक्सप्लोजन्स की तरफ नहीं देखते। उसकी नजर दूर दिखाई दे रही एक अंधेरी केव पर टिक गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। इतना शोर तो अंदर सो रहे हर मॉन्स्टर को जगा ही देगा। फिर उसने धीरे से कहा, उठने का समय हो गया। उसकी आवाज हवा में गूंज गई। उसी समय क्रैक! मोटी बर्फ पूरी तरह टूट गई। मलबे के बीच से एक विशाल काली परछाई बाहर निकली। एक बहरी कर देने वाली दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड हर तरफ फैल गई। लगता था किसी बेहद खतरनाक लॉर्ड मॉन्स्टर की नींद खराब हो गई थी। सिस्टम ने तुरंत टारगेट लॉक कर लिया। टंड्रा बेयर, ई रैंक लेवल 8, आइस टाइप मॉन्स्टर, स्टेटस अवेकेंड और एक्सट्रीमली एंग्री। नींद टूटने के कारण वो सीधा एनरेज स्टेट में चला गया। डैमेज 20%। उसकी जलती हुई आंखें आसपास घूमी और उसने अपने आसपास मौजूद हर जीव को दुश्मन मान लिया। एक कोने में छिपा बाई यी ये सब देखकर संतुष्टि से सिर हिलाने लगा। टंड्रा बेयर पूरी तरह गुस्से में था। उसने अपने विशाल खंभे जैसे पंजे उठाए और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारे। धड़ाम! जमीन कांप उठी। नीचे मौजूद वुल्व्स और स्नेक्स की भीड़ तबाह होने लगी। बाई यी शांत भाव से पूरा दृश्य देख रहा था। इतना गुस्सैल मॉन्स्टर अब दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करेगा। और सच में उसकी चाल पूरी तरह सफल हो रही थी। जब टंड्रा बेयर हर तरफ तबाही मचा रहा था, तभी बाई यी भूत की तरह बैटलफील्ड में घूम रहा था। जहां भी कोई मॉन्स्टर मरने की हालत में पहुंचता, वो तुरंत आगे बढ़ता, स्वाश आखिरी वार करता और किल क्रेडिट अपने नाम कर लेता। तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आने लगी। 52 EXP, स्नो वुल्फ टूथी 2, 56 EXP, पाइथन वेनम ग्लैंडू 1, 52 EXP, 56 EXP। नोटिफिकेशंस रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। पूरा बैटलफील्ड अब एक विशाल कत्लगाह बन चुका था। बीच में टंड्रा बेयर जीवित डिजास्टर की तरह लड़ रहा था। वुल्व्स और स्नेक्स उससे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ बाई यी आराम से घूमते हुए लूट और एक्सपीरियंस दोनों बटोर रहा था। उसकी चाल बिल्कुल किसी चालाक मछुआरे जैसी थी। दूसरे मॉन्स्टर्स लड़ रहे थे और वो सिर्फ तैयार शिकार उठा रहा था। धीरे धीरे उसकी EXP तेजी से बढ़ती जा रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान बताती थी कि ये नरसंहार अभी खत्म नहीं हुआ था। बाई यी ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मुझे बस हमलों से बचना है और आराम से इनके किल्स चुराने हैं। हर तलवार का वार उसके लिए नए एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेकर आ रहा था। वो मॉन्स्टर्स के बीच ऐसे घूम रहा था मानो कोई तलवारबाज नृत्य कर रहा हो। कुनू ब्लेड उसकी उंगलियों का हिस्सा बन चुकी थी। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस दिखा रहा था। 56 EXP, 52 EXP, पाइथन वेनम ग्लैंडू 3, वुल्फ टूथी 2। लगातार लड़ते लड़ते उसके हाथ तक थकने लगे थे। उसने दूर लड़ रहे टंड्रा बेयर की तरफ देखा। बेचारा अब भी पूरी मेहनत कर रहा था। बाई यी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, ई रैंक बीस्ट जितने खतरनाक होते हैं, दिमाग उतना ही कम इस्तेमाल करते हैं। उसी समय चमकदार सुनहरी रोशनी उसके शरीर को घेर लेती है। ई रैंक लेवल 4 अचीव्ड। बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स 12, प्लीज असाइन पॉइंट्स। बाई यी ने अपनी ठुड्डी सहलाई, फिर दूर लड़ रहे बेयर की तरफ देखा। सच कहूं
तो तुम काफी काम के पार्टनर निकले। ये गुस्सैल बेयर सिर्फ मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच रहा था, बल्कि मुफ्त के मर्सनरी की तरह उसके लिए लड़ भी रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसकी आधे से ज्यादा स्टैमिना बचा रहा था। लेकिन ऐसी फिशिंग स्ट्रैटेजी चलाना भी एक कला थी। बाई अचानक नीचे झुक गया। उसने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे किया। सामने एक विशाल पाइथन अपना सिर उठाकर फुफकार रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। बाई ही ने ठंडी सांस छोड़ी। अगर उसे पूरा एक्सपीरियंस चाहिए तो आखिरी बार उसी को करना होगा। अचानक धड़ाम, उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। बर्फ की सतह टूट गई। दरारें चारों तरफ फैल गईं। उसी क्षण वो हवा में उछल गया, मानो धनुष से निकला तीर। उसकी कुनवू ब्लेड सुनहरी ऑरा से चमक रही थी। बर्फीली हवा उसके आसपास घूमने लगी। उसकी पूरी ताकत तलवार में इकट्ठी हो चुकी थी। स्वाश! सुनहरी तलवार की लकीर अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। पाइथों का सिर हवा में घूमता हुआ उछल गया। बाई यी बेहद आत्मविश्वास के साथ जमीन पर उतरा। उसका लैंडिंग पोज किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे घने और बर्फीले कोहरे के अंदर कुछ हलचल हुई। बाई की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर एक जोड़ी लाल आंखें चमकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और अगले ही पल कोहरे के भीतर अनगिनत खून जैसी लाल आंखें एक साथ चमक उठी। वे ठंडी, निर्दयी और शिकार की तलाश में थीं। पूरा जंगल अचानक खामोश हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। दूर खड़ा टंड्रा बेयर भी एक पल के लिए सतर्क हो गया। और बाई यी, वो धीरे धीरे मुड़ा। उसकी पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था अब तक जो कुछ हुआ था वो शायद इस डंजन की असली मुसीबत की सिर्फ शुरुआत थी। इधर उधर उछलते कूदते और मछुआरे की तरह खेलते रहने के बाद बाई यी बर्फ पर घुटनों के बल बैठ जाता है। पूरी तरह थक कर जोर जोर से सांस ले रहा था। उस भालू के इतने बड़े मीट शील्ड की तरह काम करने के बावजूद उसकी सांस पूरी तरह फूल चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आती है। वो खड़ा होकर अपनी ब्लेड को तेजी से घुमाता है। आखिरकार अगले फेज का समय आ गया है। अपने पैरों के नीचे की बर्फ को देखते हुए वो पूरी तरह दरारों के जाल से भरी हुई थी, जो मॉन्स्टर हॉर्ड के भारी वजन की वजह से बनी थी। वो चुपचाप हिसाब लगाता है। इतनी तबाही वाली लड़ाई के बाद इस फ्लोर की स्ट्रक्चरल लिमिट आखिरकार टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अपना सिर नीचे झुकाते हुए बाई के पसीने से भीगे चेहरे पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है। ओह, अब तुम और मैं उसे अब तक का सबसे पागलपन भरा ट्रैप लगाते हुए देखने वाले हैं। विशाल दरारें तुरंत एक बड़े स्पाइडर वेब की तरह फैल जाती हैं, सीधे उन पूरी तरह बेखबर मॉन्स्टर्स के पैरों के नीचे। फिर एक भयानक कोलैप्स होता है। बर्फ पूरी तरह फट जाती है और पूरे पाइथन हॉर्ड के साथ उस विशाल भालू को भी सीधे नीचे उस अंतहीन एबिस में खींच ले जाती है। बेहद शानदार दिखते हुए बाई जोर से छलांग लगाता है और अपनी ब्लेड को हवा में गिरते हुए एक विशाल बर्फ के टुकड़े में घोंप देता है। वो चिल्लाता है, तो फिर जाओ, मेरे साथ नरक में गिरो। हवा में बुरी तरह छटपटाते हुए घबराए भेड़ियों को देखते हुए वो बड़े गर्व से अपनी शानदार योजना समझाता है। लड़ाई के दौरान वो हमेशा अपने आसपास के माहौल को बहुत ध्यान से देख रहा था। पता चला कि उसने शुरू से ही पूरे टेरेन को समझ लिया था। ये जगह कभी कोई जमी हुई झील थी ही नहीं, बल्कि ये बर्फ का एक ब्रिज था जो एबिस के दोनों किनारों को जोड़ता था। ठीक उसी समय जैसे तय था, मॉन्स्टर्स के सामूहिक मरने के साथ एंडलेस सिस्टम नोटिफिकेशंस पागलों की तरह आने लगते हैं। सक्सेसफुली किल्ड ब्लड थर्स्टी वुल्फ, गेनिंग 52 एक्सपीरियंस। ये विशाल ग्रुप ट्रैप अब एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जबरदस्त बारिश में बदल चुका था। मॉन्स्टर्स लगातार गिर रहे थे और चकनाचूर हो रहे थे। सक्सेसफुली किल्ड क्लाउड पाइथन, गेनिंग 56 एक्सपीरियंस। बाई यी पूरी स्टाइल के साथ सुरक्षित जमीन पर उतरता है। मॉन्स्टर कॉर्प्सेस के ढेर की तरफ पीट करके खड़ा वो लगातार सिस्टम रिवॉर्ड्स प्राप्त करता रहता है। अपग्रेडेड टू ई रैंक लेवल 7, गेन 12 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट देम। लूट सचमुच उसकी जेबें भर देता है। गेन 13 स्नो वुल्फ टीथ, 2 स्नो वुल्फ पेल्ट्स और 8 पाइथन वेनम ग्लैंड्स। आखिरकार उस बदकिस्मत भालू की विशाल बॉडी को एबिस के तल पर गिरते हुए देखकर हमारा लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है। बस ऐसे ही ज्यादातर मैजिक बीस्ट्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। जमीन हिला देने वाला इम्पैक्ट होता है जब भालू नीचे आकर टकराता है। बाई आराम से अपनी ब्लेड पकड़कर खड़ा रहता है। उसकी बची हुई स्टैमिना जो भी बाकी रह गया है उसे खत्म करने के लिए आराम से काफी थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और उसके पूरे शरीर से घमंड टपक रहा था। ठीक है, अब मेरे साथ बने रहो। बाई अपने सारे जबरदस्त बिग ब्रेन मूव्स को दोबारा याद करता है, ये समझते ही कि लेवल अप करने का यही सबसे तेज तरीका है। सिस्टम स्क्रीन तुरंत उसे एक रिवॉर्ड दे देती है। उसने 1 वर्सेस 100 टाइटल अनलॉक कर लिया। अब जब भी दुश्मन उसकी संख्या से ज्यादा होंगे उसके सभी बेस स्टैट्स को सीधा 10% का बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन ठीक उसी समय जब उसे लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं और वो अंधेरे डंजन को गौर से देखने लगता है। क्योंकि सच कहें तो शुरुआत से ही एक चीज उसे लगातार परेशान कर रही थी। वो खुद से बुदबुदाता है, हर डंजन में आखिर एक फाइनल बॉस तो होना ही चाहिए। बाई ये भौहें सिकोड़ लेता है और अपने आसपास फैली अजीब मरी हुई खामोशी को तुरंत महसूस कर लेता है। एक ई रैंक डंजन का बॉस तो कोई विशाल और खूंखार ई रैंक लायन किंग जैसा होना चाहिए था।
अब उसका मन पूरी तरह शक से भर गया था। क्या वो इतना बड़ा धमाका भी उस मॉन्स्टर को जगाने के लिए काफी नहीं था? ठंडी हवा का एक तेज झोंका हारे हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर से गुजरता है, जबकि वे मुश्किल से दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। वो सोचता है, बॉस अभी तक सामने क्यों नहीं आया? अचानक विशाल आइस बेयर अपने भयानक गिरने के असर को झटक देता है और गुस्से से भरी दहाड़ मारते हुए आगे बढ़ता है, अपने छोटे से दुश्मन को कुचल देने के लिए। लेकिन तभी बाई की आंखें डर से सिकुड़ जाती हैं। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पूरी ताकत से खतरे की घंटी बजाने लगती हैं। ये हाई लेवल आइस मैजिक है। विशाल बर्फ के स्तंभ अचानक जमीन से फूट पड़ते हैं और पूरे मॉन्स्टर हर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आखिरकार उसे कड़वा सच समझ में आ जाता है। वो हर बात में गलत था। घबराकर वो पीछे हटता है। तभी जानलेवा इरादे की एक बर्फीली लहर पूरे कमरे को घुटन से भर देती है। काली एनर्जी का एक विशाल घूमता हुआ टॉर्नाडो पागलों जैसी गति से उनके पास से गुजरता है। उसमें इतनी भयानक शक्ति थी कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर सकती थी। नुकीले और घातक आइस स्पाइक्स जमीन से हिंसक तरीके से फूट पड़ते हैं और पूरे बैटलफील्ड को ठोस बर्फ में बदल देते हैं। बाई दांत भींच लेता है। अब उसे सब समझ आ गया था। बॉस सो नहीं रहा था, वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। यहां तक कि गुस्से से पागल हुआ विशाल भालू भी उस बर्फीले विस्फोट में पूरी तरह निगल लिया जाता है और वहीं अपनी जगह पर जमी हुई मूर्ति बन जाता है। बाई ये पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। अब जाकर उसे इस मॉन्स्टर की असली योजना समझ में आती है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि उसने जानबूझकर इंतजार किया था जब तक सबकी स्टैमिना खत्म नहीं हो गई। फिर वो उन्हें इस भयानक जगह तक खींच लाया। बाई पूरी ताकत से भागने लगता है। उसकी एड़ियों के ठीक पीछे विशाल आइस पिलर्स जमीन को तोड़ते हुए ऊपर उठते हैं। लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। टूटी फूटी और नुकीली बर्फ की विशाल दीवारें हर तरफ उगने लगती हैं, जैसे कोई घातक खरपतवार हो। वे आपस में मुड़ती और जुड़ती चली जाती हैं और एक ऐसा मौत का बर्फीला पिंजरा बना देती हैं जिससे निकलना नामुमकिन था। बाई दांत पीसता है। ठंडा पसीना उसके चेहरे से टपकने लगता है। इस लड़ाई में पहली बार उसे सचमुच ऐसा महसूस होता है कि वह खुद शिकार बन चुका है। ऊपर उठते हुए बर्फ के एक विशाल टुकड़े पर किसी तरह संतुलन बनाते हुए उसे एहसास होता है कि यह बॉस कितना खतरनाक और चालाक है। वो बर्फीला ब्रिज जो पहले था, वो शुरू से ही एक छिपा हुआ ट्रैप था। जमाने वाली ठंड उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बाई गुस्से में अपनी ब्लेड को कसकर पकड़ लेता है। बॉस बस उस आखिरी सही पल का इंतजार कर रहा था ताकि सामने आकर आसानी से जीत छीन सके। उसकी आंखें गुस्से से जल उठती हैं। वो अविश्वास में गुर्राता है कि आखिर इतना घटिया टियर वाला डंजन अपने अंदर ऐसा मॉन्स्टर कैसे छिपा सकता है। लेकिन वो अपना विचार पूरा भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक विशाल आसमान छूती काली शैडो अचानक उभर आती है। उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की बिजली चमक रही थी और उसके साथ फैल रही थी एक ऐसी दम घोंट देने वाली डरावनी ऑरा जिसे महसूस करके किसी का भी खून जम जाए। इस पूरे जाल का असली पपेट मास्टर आखिरकार सामने आ चुका था। बाई यी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। इस बॉस के पास वास्तव में हाई इंटेलिजेंस थी। सिस्टम स्क्रीन खतरनाक लाल रंग की वार्निंग के साथ चमक उठती है। लेवल 11D रैंक क्लाउड एलिमेंट मैजिकल बीस्ट। ये डंजन का बॉस था, अज्योर फॉरेस्ट लॉर्ड, और उसके ठीक बगल में दो विशाल गोरिल्ला खड़े थे जिनके हाथों में भारी लकड़ी के डंडे थे। ई रैंक क्लाउड एलिमेंट मॉन्स्टर्स। अज्योर फॉरेस्ट लॉर्ड आगे बढ़ता है, एक प्राचीन एप जिसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें दानवी लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक टेढ़ी मेढ़ी शैतानी मुस्कान थी जो रीढ़ तक सिहरन भेज देती थी। बाई को पलटकर प्रतिक्रिया करने का एक सेकंड भी नहीं मिलता। उसका पूरा शरीर तुरंत एक विशाल और अटूट बर्फ के टुकड़े के अंदर सील हो जाता है। अब वो सिर्फ घूर सकता था और दांत पीस सकता था। तभी सिस्टम उसके सामने एक लगभग नामुमकिन लड़ाई की जानकारी फेंक देता है। एनालिसिस रिकॉर्डेड 2:10 AM सैटरडे। हिडन डंजन, फ्रोजन बोन फील्ड, ई रैंक वार्निंग। इस स्पेशल डंजन में एक बेहद बुद्धिमान बॉस मॉन्स्टर मौजूद है। लेवल 11D रैंक अज्योर फॉरेस्ट लॉर्ड। डेंजर लेवल एक्सट्रीम। सिस्टम की सिफारिश 5 ई रैंक से 3D रैंक हंटर्स की पार्टी। उधर बर्फ तेजी से फैलती जाती है और उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है। बाई यी पर निराशा की एक भारी लहर टूट पड़ती है। वो पूरी तरह ठोस बर्फ में कैद हो चुका था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जमकर मर जाएगा। अचानक घने बालों से ढकी एक विशाल मॉन्स्टर आर्म जानलेवा किलिंग इंटेंट के साथ बर्फीली हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। एंशिएंट एप बॉस अपना लकड़ी का स्टाफ पकड़कर हमारे हीरो को नीचे देखता है, जैसे कोई जाल में फंसे हुए कीड़े को देख रहा हो। फिर वो बेहद घिनौनी और मजाक उड़ाने वाली हंसी छोड़ता है। अपने मास्टर के आदेश पर विशाल गोरिल्ला अपना पेड़ के तने जितना बड़ा पैर उठाता है
और पूरी ताकत से नीचे पटक देता है। उसका इरादा साफ था, बर्फ में कैद बाई को लाखों टुकड़ों में तोड़ देना। मौत की विशाल छाया सीधे उसके ऊपर गिर रही थी। इस दम घोंट देने वाली जमी हुई जेल के अंदर बाई की एक आंख अचानक भड़क उठती है। अडिक गुस्से से भरा हुआ वो अपने जबड़े को जोर से भींच लेता है। उसे पता था उसे अभी कुछ करना ही होगा। दानवीलाल आंखों वाला वह विशाल एंशिएंट एप बॉस नीचे देख रहा था, बर्फ में जमे पूरी तरह असहाय बाई को, ठीक वैसे जैसे कोई खूबसूरत कलाकृति को देख रहा हो जिसे अगले ही पल टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देना हो। लेकिन इसी करो या मरो वाले पल में अंदर से काली ऊर्जा की एक भयानक लहर विस्फोट कर देती है। मोटी बर्फ तुरंत दरारों से भर जाती है और अगले ही पल हिंसक तरीके से चकनाचूर हो जाती है। घातक बर्फ के टुकड़े हर दिशा में उड़ने लगते हैं। अज्यूर फॉरेस्ट लॉर्ड की चमकती लाल आंखें अचानक पूरी खुल जाती हैं। उसका झुर्रियों भरा डरावना चेहरा शुद्ध सदमे में जम जाता है। उसे इस पागलपन भरे प्लॉट ट्विस्ट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसी समय सिस्टम स्क्रीन तेजी से चमकती है। परफेक्ट पैरी वार्निंग। हमले का सटीक टाइमिंग पकड़ लिया गया है। 100% डैमेज न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर 0.09 सेकंड के अंदर ट्रिगर हो जाए तो पूरा फिजिकल डैमेज सीधे दुश्मन पर वापस पलटने की संभावना है। उसी क्षण बाई यी अपनी ब्लेड को पूरी ताकत से घुमाता है। उससे आग जैसी ब्लेजिंग एनर्जी की एक लहर निकलती है और आने वाले हमले को पूरी तरह उड़ा देती है। वो आक्रामक तरीके से अपने मुंह के कोने से बहता खून पहुंचता है। सीने को पकड़कर जोर जोर से सांस लेते हुए उसे एहसास होता है कि उस बर्फ को तोड़ने के लिए अपनी सारी एनर्जी झोंकने की कीमत बहुत भारी पड़ी है। उसकी स्टैमिना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। सिस्टम भी तुरंत इसकी पुष्टि कर देता है। जब कोई अवेकेंड अपनी एनर्जी को उसकी लिमिट से आगे धकेल देता है तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। वो स्टन इफेक्ट को तोड़ तो सकता है लेकिन बदले में उसकी भारी मात्रा में स्टैमिना जलकर खत्म हो जाती है। खून से लथपथ चेहरा होने के बावजूद बाई की आंखों में तेज और जानलेवा इरादा चमक उठता है। उसका दिमाग पूरी रफ्तार से काम करने लगता है। वो तेजी से हिसाब लगाता है। इतना बड़ा मैजिक अटैक दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उस मॉन्स्टर को निश्चित रूप से कूल डाउन टाइम चाहिए होगा। वह उस बूढ़े एप की तरफ देखता है जो गुर्रा रहा था और अपना मैजिक स्टाफ घुमाते हुए अगला स्पेल तैयार कर रहा था। बाई दांत भींच लेता है। उसे सबसे पहले उसी को गिराना होगा लेकिन दुश्मन को पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलता। एप की बांह से चमकदार ऊर्जा का विस्फोट फूट पड़ता है। उसने तुरंत डिस्पेल स्टेट एक्टिवेट कर दिया। विशाल आइस बेयर पूरी तरह रिकवर हो जाता है। जमीन को चीरते हुए वो आक्रामक तरीके से बाई यी की तरफ दौड़ पड़ता है, अपने मास्टर के लिए एक विशाल मीट शील्ड बनकर। उस भयानक दबाव का सीधे सामना करते हुए बाई यी की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो अपने जबड़े भींच लेता है लेकिन फिर भी उसके मुंह से ताजा खून बह निकलता है। उसका रास्ता रोकने वाला वही परिचित विशाल मॉन्स्टर था जिसके ऊपर चमकता हुआ लाल सिस्टम टैग दिखाई दे रहा था। आइस फील्ड बेयर, लेवल 8 ही रैंक क्लाउड एट्रीब्यूट मैजिक बीस्ट। वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह दिख रहा था, मानो अभी उसे जिंदा चबा जाएगा। बाई यी एक कदम पीछे हटता है। उस विशाल मॉन्स्टर को ध्यान से देखते हुए उसके शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। वो बड़बड़ाता है, क्या बेकार एलिमेंटल काउंटर है। कोर एट्रीब्यूट स्वाभाविक रूप से क्लाउड एट्रीब्यूट मैजिक के खिलाफ कमजोर पड़ता है। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। पसीना और खून उसकी ठोड़ी से टपक रहे थे। अपने होंठ को काटते हुए वह इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करता है। उसकी स्टैमिना पहले ही लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ उन 2 बंदरों से लड़ते लड़ते ही उसकी सांस पूरी तरह फूल गई थी। अपने चारों तरफ मौजूद इस मौत की टोली को देखते हुए वो हालात का अंदाजा लगाता है। लेवल 11 क्लाउड एट्रीब्यूट डंजन बॉस, फॉरेस्ट लॉर्ड, लेवल 8 आइस फील्ड बेयर और 2 ई रैंक गोरिल्लास जो हथियार पकड़े खड़े थे। बाई के माथे से पसीना बहता रहता है। वो जोर से शिकायत करता है अगर ये ऐसे ही आते रहे तो, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अचानक एक विशाल काली परछाई हवा को चीरती हुई अविश्वसनीय गति से उसकी तरफ आती है। बर्फ चारों तरफ टुकड़ों में बिखर जाती है। एक और गोरिल्ला अपना विशाल लकड़ी का डंडा सीधे उसके ऊपर दे मारता है। बाई को दोनों हाथों से स्वॉर्ड हिल्ट पकड़कर वार रोकना पड़ता है। उसके पैर पीछे की तरफ फिसल जाते हैं। उसका दिमाग तेजी से गणना करता है। विन रेट 0%। अब मेरे साथ बने रहो क्योंकि उसी क्षण हमारा लड़का सदमे में सांस खींचता है। विशाल स्नो बेयर की छाया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो पीछे से घातक पिंसर अटैक करने वाला था। सामने लाल आंखों वाला सफेद गोरिल्ला अपना डंडा दोबारा घुमाता है। इस बार वो पागलों की तरह हॉरिजॉन्टल स्वीप करता है। बाई के पास पीछे हटने की बिल्कुल जगह नहीं बचती। ऊपर और सामने से आए इस संयुक्त हमले की पूरी शॉकवेव उसे लगती है। उसका शरीर सीधे जमीन में जा धंसता है। उसे मजबूर होकर अपनी तलवार मोटी बर्फ में घोंपनी पड़ती है। एक विशाल खाई बनाते हुए वो किसी तरह अपनी रफ्तार रोकता है। उसके कंधे झुक जाते हैं। दर्द से उसकी एक आंख बंद हो जाती है। वो धीरे से सांस छोड़ता है। उसके मुंह में कड़वी बेबसी का स्वाद भर जाता है। कोई फायदा नहीं। वह अब और ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। जब ऐसा लगता है कि अब गेम ओवर तय है, विशाल स्नोबेयर क्रूरता से दहाड़ता है। उसका मुंह खुल जाता है। अंदर उस तरह जैसे नुकीले दांत चमक रहे थे। एक बर्फीला तूफान बाई को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन वो आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने वालों में से नहीं था। बाई सीधा मौत की तरफ घूरता है।
अपनी बची हुई आखिरी ताकत से वो अपनी ब्लेड को कसकर पकड़ लेता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और तभी मैजिक बीस्ट अपने उस्तरे जैसे नुकीले पंजे उठाता है। उनमें भयानक शक्ति भरी हुई थी और वो सीधे बाई यी पर टूट पड़ता है। बर्फीली हवा को चीरते हुए वो सीधे उस पर झपट पड़ता है। बाई तुरंत पीछे की तरफ छलांग लगाता है। उसी पल एक विशाल रोशनी का विस्फोट होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की हर चीज उड़ जाती है। ठंडा पसीना उसके चेहरे से बहने लगता है। बाई की पुतलियां अपनी सीमा तक सिकुड़ जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी उसकी जान किसने बचाई, लेकिन सोचने का मौका भी नहीं मिलता। अगले ही पल एक और भारी दबाव की लहर उस पर टूट पड़ती है। वह दूर खड़े बूढ़े एप बॉस की तरफ देखता है। उसके शरीर से जहरीली ऑरा निकल रही थी और वह धीमी गुर्राहट कर रहा था। ठंड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और बाई की स्टेमिना लगभग खत्म हो चुकी थी। ऊंची चट्टान पर खड़ा फॉरेस्ट लॉर्ड अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाता है। अपना स्टाफ कसकर पकड़ते हुए वो गहरी गुर्राहट करता है। उसके ऊपर आसमान से हरे रंग की बिजली जैसी ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। एक भयानक जादुई तूफान तैयार हो रहा था। अगले ही पल वो शक्ति टूटते हुए उल्कापिंडों की बारिश की तरह नीचे गिरती है। सिस्टम स्क्रीन ठंडे अंदाज में चमकती है। लाल अक्षर दिखाई देते हैं, आइस एक्सप्लोजन, सडन अटैक। बाई पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वो घबराहट और झुंझलाहट से भरी आंखों के साथ ऊपर देखता है। इतनी जल्दी कूलडाउन खत्म हो गया? उसका चेहरा तनाव से भर जाता है। अब तुम और मैं उसे इस डंजन के सबसे क्रूर हार्ड मोड पनिशमेंट का सामना करते हुए देखने वाले हैं। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों का दृढ़ निश्चय गिरती हुई बर्फ को भी चीर देता है। उसे अपने पिछले जीवन की अनगिनत यादें याद आती हैं। ऐसी यादें जहां उसे बार बार असंभव हालातों का सामना करना पड़ा था। अंधेरे में खड़े अनगिनत डिमोनिक रेड आइज वाले बीस्ट्स, मौत से भरे एंडलेस डेड एंड्स। उसकी यादों में वो हमेशा शांत रहता था। बार बार सबसे बुरी परिस्थितियों से बचकर निकलने ने उसके अंदर एक खास इंस्टिंक्ट पैदा कर दी थी, परफेक्ट टाइमिंग सेंस, सही समय को पहचानने की क्षमता। इस वक्त उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे। जादुई विस्फोट की शॉकवेव उसके शरीर को पीछे धकेल रही थी। दांत भींचते हुए वो पहला विकल्प सोचता है, ऑप्शन 1, यहीं रुककर लड़ते रहो। लेकिन सच्चाई बेहद बेरहम थी। उसकी फिजिकल स्टैमिना पूरी तरह अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। अगर वो जिद करके इन हाई टियर मैजिक बीस्ट्स का सामना करता भी रहा तो भी उसकी आंखों में अचानक दृढ़ निश्चय चमक उठता है। बर्फीले तूफान के बीच उसका दिमाग ठंडे अंदाज में फैसला सुनाता है, सर्वाइवल रेट 0%, नामुमकिन, ये रास्ता नहीं है। बिजली जैसी गति से बाई अपनी ब्लेड घुमाता है। टूटी हुई बर्फ पर घूमते हुए वो तुरंत फैसला कर लेता है, ऑप्शन 2, 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट के बिना हमारा लड़का सीधे चट्टान के किनारे से छलांग लगा देता है। वह खुद को नीचे फैले काले अथाह एबिस में फेंक देता है। हवा में गिरते हुए एक विशाल बर्फ का टुकड़ा तेजी से बनता है और उसके पूरे शरीर को कसकर बंद कर देता है। अब बाई यी पूरी तरह ठोस बर्फ के अंदर कैद था। उसका जमा हुआ शरीर तेजी से नीचे गिरता जाता है। खड़ी चट्टान के किनारे पर खड़ा डंजन मास्टर, फॉरेस्ट लॉर्ड, एक पल के लिए चौंक जाता है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा उलझन से भर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका शिकार अचानक खुद मौत में क्यों कूद गया। आशा करता हूं कि इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।